Hello guys, am I audible to everyone? तो सबको मेरी आवाज़ जा रही है ना? तो मैसेज में तुम लोग लिख सकते हो। तो मेरा नाम अनिमेष राज है और मैं दिल्ली से हूँ। तो इस एक मिनट। ओके। तो इस वर्कशॉप को स्पॉन्सर किया है ग्रे हैट 1.1 ने। तो इस वर्कशॉप में हम बेसिकली जितने भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक्स होते हैं उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। Now just turn on the camera. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप को, टाइम हो गया है ना। एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही क्यों, और सारी भी डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट भी है, तो बच्चे उसमें भी जा सकते हैं। रीज़न है कि अभी पूरी दुनिया में लगभग 70% जो ग्लोबल मार्केट है उसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट ने कैप्चर कर रखा है। आजकल जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या फिर कोई भी कंपनी, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एमएनसीज है, वो सारी अपनी सर्विसेज को अब एप्लीकेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो जितने भी एमएनसीज पूरी दुनिया में हैं, अभी सारे मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं और वेबसाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है अभी। तो इस वेबिनार में हम एंड्रॉयड स्टूडियो जावा में करेंगे, ठीक है, क्योंकि जावा और कोटलिन दो लैंग्वेज है जिसमें आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो। आखिर जावा ही क्यों, कोटलिन क्यों नहीं? जो सबसे बड़ा एक मेन रीजन है वो है कम्युनिटी सपोर्ट। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ या फिर चीज़ें फास्ट जा रही है तो सिंपली कमेंट कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा, मैं फिर स्लो करूँगा। कहीं भी ऐसा लगे कि ये चीज़ें बहुत फास्ट जा रही है तो मैसेज कर देना, ठीक है। तो जावा ही क्यों, कोटलिन क्यों नहीं? क्योंकि जावा का सबसे बड़ा एक मेन रीजन है कम्युनिटी सपोर्ट। जावा बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो अभी तक जितने भी लैंग्वेजेस चलती आ रही है सभी का कम्युनिटी बना हुआ है, और जावा का कम्युनिटी कंपेयर टू कोटलिन बहुत बड़ा है। सपोज करते हैं आप एक तरफ कोड कर रहे हो कोटलिन में और एक तरफ कोड कर रहे हो जावा में। अगर कोटलिन में कोई भी एरर आता है तो हो सकता है अगर आप कम्युनिटी पे उस चीज़ को ढूंढने जाओ तो ना मिले, क्योंकि उसका कम्युनिटी सपोर्ट अभी उतना नहीं है जितना जावा का है। अगर जावा में कोई एरर आता है तो आप सिंपली कम्युनिटी पे जाके उसका आंसर तुरंत ढूंढ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई पहले भी उस एरर को फेस करा हो। क्योंकि इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है तो इसलिए हम जावा के साथ चलेंगे। बाद में आप कोटलिन में शिफ्ट कर सकते हो जब उसको मतलब ज़्यादा व्यू मिलने लगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ जावा, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बेसिक सबको पता है, तुम नेट पे भी जाके देख सकते हो किसने ढूंढा कब आया, ठीक है। हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, हम सिंपली मेन चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जावा का जितना भी कोड हम लिखते हैं वो सारी क्लास के अंदर होती है, ठीक है। जितने भी कोड लिखेंगे सभी क्लास के अंदर लिखेंगे। जैसे हमारा सी होगा या C++ होगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट मेन स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्लास में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जावा में चाहे वो मेन फंक्शन हो कोई भी हो, वो सारी क्लास के अंदर होती है। और सबसे मेन चीज़ कैमल केस इन जावा। देखो, हम जावा में जो भी वेरिएबल नेम लेते हैं या फिर फंक्शन नेम लेते हैं या फिर क्लास नेम रखते हैं उसको हम लोग कैमल केस में रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा वेरिएबल का नेम या फिर क्लास का नेम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का बना हुआ है तो पहला वर्ड होता है उसको हम लोग स्मॉल केस में रखते हैं, और जो सेकेंड वर्ड स्टार्ट होता है उसका जो पहला लेटर है उसको हम कैपिटल रखते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन में देखोगे तो मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैक्स मार्क्स, लास्ट नेम,
क्लास टेस्ट। जो ये मैक्स मार्क्स है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, पहला मैक्स एंड दूसरा मार्क्स, ठीक है। और जो पहला वर्ड है वो लोअर केस में है और जो दूसरा वर्ड है वो अपर केस में रखा गया है, उसका पहला वर्ड अपर केस में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैमल केस बोलते हैं। ये हम जावा में यूज करते हैं ताकि जो भी व्हाइट स्पेसेस होती हैं उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। पहले हम जावा के बेसिक्स देख लेते हैं ताकि जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जंप करेंगे तो हमें चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में चला जाऊँ तो फिर हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, तो मैं जावा के कुछ बेसिक्स है मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है ना। और जावा में मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करूंगा जो चीज़ें मेन है, जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके यूज करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ उन चीज़ों को मैं कवर करूंगा अभी यहाँ पे ना। देखो, जावा में 2 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। हम ज़्यादातर यूज करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और अभी जो भी वर्कशॉप है इसमें भी हम ज़्यादातर प्रिमिटिव डाटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप के 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ हम 3 या 4 ही यूज कर रहे होंगे, सारे हम यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसमें से 8 है, बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। इसमें सब मेनली इंट, फ्लोट और बूलियन का यूज कर रहे होंगे। और भी बाकी डाटा टाइप्स का यूज वर्क टू वर्क डिपेंड करता है कि तुम कौन सा काम कर रहे हो, ओके। नाउ डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी डाटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहला आता है वो होता है डाटा टाइप, कि आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। डाटा टाइप ये बताता है कि जो तुम्हारा वेरिएबल है वो किस टाइप का डाटा को स्टोर करके रखेगा अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दे रखा इंट मार्क्स, तो सबसे पहले मैंने डाटा टाइप दिया है, ठीक है, वो है इंट, और मार्क्स वो वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम यानी कि वो कंटेनर आखिर किस तरह का डाटा को अपने अंदर रखेगा। जो पहला एग्जांपल है वो है इंट मार्क्स, यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू होंगी 1 2 से लेकर 1 2 3 4 जितने भी आते हैं वो ये मार्क्स स्टोर कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारा बूलियन इज पास, और यहाँ पे देखो मैंने कैमल केस का यूज किया क्योंकि ये जो वेरिएबल नेम है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पहला इज, दूसरा पास, ठीक है। और इज जो है वो लोअर केस में है और पास का जो पहला लेटर है वो पी कैपिटल में, ठीक है, कैमल केस का यूज हुआ है। तो बूलियन करता है वो सिर्फ या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर करके रखता है, ठीक है। और दूसरा हमारा फ्लोट, सारे डाटा टाइप को मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका सेम ही है, पहले हमारा डाटा टाइप आता है फिर हमारा वेरिएबल नेम आता है, ठीक है, और वो भी कैमल केस में आएगा, ये याद रखना। जावा में तुम जब भी कोई भी डाटा टाइप, कोई भी क्लास या फिर कोई भी मेथड्स डिक्लेयर कर रहे होते हो उसके नेम को हमेशा कैमल केस में रखना, क्योंकि बाद में चीजें समझने में आसान होती है, ठीक है, ओके। अब जो दूसरा डाटा टाइप है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में वो है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ओके। ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सभी को स्टोर करता है, चाहे वो तुम्हारा नंबर हो, चाहे वो तुम्हारा अल्फाबेट हो या फिर वो तुम्हारा स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जो भी जितने भी होते हैं वो सारा कुछ ये स्टोर करता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करने का सेम ही है। स्ट्रिंग में जो पहला लेटर एस होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, वो स्मॉल में नहीं होगा। बाकी डाटा टाइप्स में क्या थे, जो पहला लेटर हुआ करता था वो स्मॉल में होता था, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इसका हमेशा ध्यान रखना क्योंकि इससे रिलेटेड गलतियां बहुत होती है। हम कभी कभी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं एस, फिर हमें बाद में पता नहीं चलता कि एरर आ कहाँ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग को जब भी डिक्लेयर करोगे हमेशा पहला लेटर को कैपिटल रखना, ये ध्यान देना, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत बार करा था, बाद में फिर दिक्कत होती है। और वेरिएबल नेम हमारा सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर 3 एग्जांपल ले रखा है, स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम, यहाँ पर भी मैंने जितने भी वेरिएबल नेम रखे हुए हैं सभी में मैंने कैमल केस का यूज करा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सेस मॉडिफायर। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ें हमें बाद में जब भी हम क्लास बनाएंगे जावा में, जब भी हम कंपोनेंट्स के साथ खेल रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करेगा, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या बताता है कि तुम जो भी वेरिएबल या फिर मेथड या फिर क्लास या फिर डाटा मेंबर जो तुम डिक्लेयर कर रहे हो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर का काम सिर्फ इतना है कि जितने भी तुम डाटा मेंबर्स, क्लास या फिर वेरिएबल या फिर मेथड्स तुम डिक्लेयर करोगे उसका एक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर तुम प्राइवेट में बनाते हो तो सिर्फ जिस क्लास में तुमने उस प्राइवेट मेथड या फिर डाटा मेंबर को बना रखा है उसी क्लास के मेंबर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रोग्राम के उस क्लास के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज कर लूँ। प्राइवेट में बस इतना ही है कि जो भी तुम डाटा टाइप या फिर डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हो किसी क्लास के अंदर उस क्लास से बाहर कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। बेसिक्स देख लेते हैं, वरना अगर मैं डायरेक्ट अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में जंप कर जाऊंगा तो वहाँ पे चीज़ें फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही फास्ट में मैं इसको समझा देता हूँ ताकि जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे तो थोड़ी ईजी होगी। प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड क्या करता है, प्राइवेट में हमारा क्या होता है जो सेम क्लास का होता है, ठीक है, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होता है जो सेम पैकेज में है और जो सब क्लास है मतलब अदर पैकेजेस में इसको वो भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड में, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में क्या था जो सिर्फ क्लास के अंदर है सिर्फ वही। और जो हमारा तीसरा एक्सेस मॉडिफायर आता है वो होता है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है कि तुम किसी भी डाटा मेंबर या फिर वेरिएबल को अगर तुम पब्लिकली डिक्लेयर करते हो तो उसको पूरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन, कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर पाएगा। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इन दोनों का बस इतना ही काम है। ये क्लियर है सबको? अब जावा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेथड्स। अगर तुमने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा है तो वहां पे तुमने नाम सुना होगा फंक्शंस। फंक्शंस का क्या काम था कि एक पीस ऑफ कोड होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। मेथड्स जावा में सेम ही है, एक तरह से ये फंक्शन ही है, बस इसको मेथड्स नाम दिया गया है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, ये भी कोड जो एक पर्टिकुलर टास्क करता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि तुम उससे कुछ रिटर्न करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का मेथड बना रहे हो। फंक्शन है ये, जिस तरह से हम सी और सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है सबको? नाउ इसको डिक्लेयर करने का तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमारा आता है एक्सेस मॉडिफायर, जो कि मैंने अभी अभी बताया है। 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ओके। दूसरा होता है रिटर्न टाइप। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होता है कि अगर तुम अपने फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करवा रहे हो, जो तुम्हारा मेथड्स है, अगर तुम उससे कुछ भी रिटर्न करवा रहे हो तो उसका रिटर्न टाइप हमें डिक्लेयर करना पड़ता है पहले ही। हो सकता है वो इंटीजर वैल्यू तुम रिटर्न करवा रहे हो सकता है स्ट्रिंग वैल्यू तुम रिटर्न करवा रहे हो सकता है तुम फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो। वो डिपेंड करता है कि तुमने मेथड क्यों बना रखा है। और तीसरा है मेथड नेम। मेथड नेम में मैंने बताया तुम किसी का भी नेम रखोगे हमेशा कैमल केस में रखना। मेथड नेम तुम कुछ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो चीज नेम ऐसा रखना जो थोड़ा सेंस बना रहा हो और उसको समझने में आसान हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अगर हम अपने मेथड में कोई भी पैरामीटर्स भेज रहे होते हैं, हो सकता है वो इंटीजर वैल्यू हो सकता है फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो, कुछ भी भेज रहे होते हैं तो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं पहले ही। ये क्लियर है? एक एग्जांपल देख लेते हैं मेथड्स का, ठीक है। मेथड सेम काम करता है फंक्शन की तरह, जो हम सी और सी प्लस प्लस पे हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। उसी तरह ये भी काम करता है, ठीक है, लगभग सेम ही है। सबसे पहले हमने पब्लिक दे रखा है यहाँ पे। पब्लिक क्या है हमारा? एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले रखा है? इंट ले रखा है। इंट इसलिए ले रखा है क्योंकि हमारा जो ये मेथड होगा वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेम, जो हमने नेम ले रखा है तुम देखोगे यहाँ पे सारा स्मॉल लेटर में है क्योंकि ये सिंगल वर्ड नेम है। अगर ये डबल वर्ड नेम रहता तो जो सेकेंड वर्ड रहता उसका पहला लेटर हम लोग कैपिटल देते। ये सिंगल वर्ड नेम है तो हमने सारा स्मॉल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है इंट एक्स एंड इंट वाई, ये पैरामीटर्स है। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड को मैं जब भी कॉल करूंगा इसमें मैं 2 इंटीजर वैल्यू को भेजूंगा। वो किस में जाएगी? एक्स में जाएगी और दूसरी वाली वाई में जाएगी। यहाँ पे जो हमने मेथड बना रखा है वो सिंपली ये चेक कर रहा है कि
एक्स में से और वाई में से बड़ा कौन सा है और उसको सिंपली रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कौन सा वैल्यू है, इंट टाइप है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट लिया हुआ है। ये क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मेथड हम आगे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, ठीक है, कि इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहले आता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, फिर आता है हमारा रिटर्न टाइप। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जनरली हम लोग पब्लिक और प्राइवेट यूज करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। रिटर्न टाइप में जो भी वो रिटर्न कर रहा होगा। मेथड नेम को अपने हिसाब से रख सकते हो, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, वो मेथड अगर कोई पैरामीटर लेता है तो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ये क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी जो भी एग्जांपल्स करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसमें हम मेथड्स का यूज कर रहे होंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे। जावा में जितने भी बेसिक्स हम यहाँ यूज करने वाले थे मैंने लगभग सारे बता दिए, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट हो गया है, किसी चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना है, तो मैसेज करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ओके, मेथड्स के ना डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स, देखो मेथड्स कहाँ गए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो हमारा फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, मान लो हमारा जो मेथड है किसी भी तरह का डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है, मान लो हमारा मेथड है वो किसी भी तरह का डाटा को रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, void void को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे int ले रखा है, हम वहाँ पे void लेंगे, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि हमारा जो मेथड है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है, तुम अगर किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरह का आर्गुमेंट को नहीं लेगा, मान लो मैं एक मेथड बना रहा हूँ जो सिंपली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है किसी भी नंबर को या फिर किसी भी मैसेज को। किसी भी मैसेज को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं ना, उस केस में क्या होगा, जो हमारा मेथड होगा, ये जो हमारा ये मेथड होगा वो किसी भी तरह का आर्गुमेंट को नहीं लेगा, ठीक है। जो उसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगा वो तुम खाली छोड़ सकते हो, वहां पे तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा मेथड बनाना है जो किसी भी तरह का वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा हो, सिंपल जैसे मैंने बताया मैसेज प्रिंट करने का या फिर कुछ भी प्रिंट करने का, जैसे हाय हेलो तुम प्रिंट करना चाहते हो, तो और हमें ऐसा लग रहा है कि मेथड कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले सकता है, तो यहाँ पे हमने इंट एक्स और इंट वाई ले रखा है, उसको तुम ब्लैंक छोड़ सकते हो, सिंपल, ठीक है। अपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट तुम कुछ भी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अगर कोई मेथड वो आर्गुमेंट ले रहा है तो तुम्हें वो आर्गुमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? और अगर वो मेथड कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इंट के जगह पे हम यहाँ पे वॉइड का यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक अब शायद क्लियर होगा ये। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। अगर इससे पीछे, क्योंकि अभी मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जंप करने वाला हूँ, तो अगर इससे पीछे कोई भी चीज़ अगर छूट गई हो, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है, क्योंकि जावा का बेसिक्स एक्सप्लेन करना अभी एक वेबिनार में तो बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई चीज़ समझनी है फिर से तो मैसेज कर दो, मैं वो चीज़ समझा दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ना, अब सीधा जंप करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए दो आईडीई यूज कर सकते हैं, एक होता है इक्लिप्स और दूसरा है एंड्रॉइड स्टूडियो। हम इक्लिप्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में वो पहले से इंटीग्रेटेड है, और एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें एक बेनिफिट मिलता है कि तुम अपने ऐप का जो फ्रंट एंड होता है वो एक अलग ही विंडो में बना सकते हो। इक्लिप्स में क्या होता है, सारी चीज़ें हमें कोड में लिखनी होती है, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो में तुम्हारे पास एक पूरा जीयूआई होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जब तुम अपने सारे कंपोनेंट्स खुद से लगा सकते हो और उसका कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो में ये बेनिफिट है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर एंड्रॉइड डेवलपर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं, इक्लिप्स नहीं।
ठीक है? तो मैं पहले बता देता हूँ, अगर तुम्हारा लो एंड पीसी है, ठीक है, जितना सिस्टम रिक्वायरमेंट दिख रहा है ना, अगर इससे कम है और तुम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते हो तो बहुत लैग करेगा, क्योंकि अभी का जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, वो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स मांगता है, ठीक है? मिनिमम देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है तुम्हारी रैम। तुम्हारा रैम कम से कम 8 GB तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी 8 GB रैम है, स्टिल वो थोड़ा थोड़ा लैग करता है जब मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। तो कम से कम 8 GB रैम तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम में चलाते हो तो पता नहीं तुम कैसे चलाओगे यार, बहुत ज़्यादा लैग करती है, ठीक है? और डिस्क स्पेस तो यहाँ पे 8 GB लिखा हुआ है, बट आई थिंक इससे ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टॉल करा था, मेरा 512 GB है, मेरे को और बढ़ाना पड़ा था। अगर इससे अगर किसी का कम है तो एंड्रॉइड स्टूडियोज में शायद ही चले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने बता दिया पहले ही। क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा रिसोर्स ज़्यादा मांगता है कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे पास अगर अपने आदम जमाने का लैपटॉप भी है तो तुम उसमें चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो i5 i3 फिफ्थ जनरेशन, रैम 8 GB है, SSD है ना, तो देखो i3 फिफ्थ जनरेशन में पता नहीं शायद लैग करे, क्योंकि प्रोसेसर भी डिपेंड करती है। और अगर तुम एंड्रॉइड स्टूडियो जब चला रहे होते हो ना, एक चीज़ का बहुत रखना पड़ता है कि जब तुम एंड्रॉइड स्टूडियो में ABD, यानी कि अगर तुम सिंपल वर्ड में बोलो तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है एंड्रॉइड का, जहाँ पे तुम अपने एंड्रॉइड ऐप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? जब तुम अपने एंड्रॉइड ऐप को टेस्ट करने के लिए उसको रन करोगे ना, तब बहुत ज़्यादा रिसोर्स मांगता है। उस टाइम पे हमारे पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए उस चीज़ को चलाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम अगर तुम अभी लैपटॉप लेने वाले हो ना, तो लैपटॉप लेने से पहले अगर तुम अभी लेने वाले हो तो चेक करना कि तुम्हारे लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है या नहीं। दो तरह के ग्राफिक कार्ड होती है, एक होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोसेसर लगा होता है उसी के साथ आता है। जैसे अगर तुम्हारा इंटेल है तो इंटेल का आइरिस एक्सी होगा, ठीक है, या तो इंटेल यूएसडी ग्राफिक होगा। अगर तुम्हारा राइजन का है तो वेगा ग्राफिक होगा। और अगर तुम ग्राफिक बात करते हो तो हो सकता है वो तुम्हारा एनवीडिया का हो या फिर AMD रेडी। i3 फिफ्थ जनरेशन में पता नहीं दोस्त, एक बार ट्राई करना, चला के अगर चल जाए तो ठीक है, वरना या तो ना लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा या तो रैम बढ़वाना पड़ेगा। 8 GB रैम इनफ है चलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि चलेगा या नहीं, ट्राई करना जब तुम 8 GB रैम में। और हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखना, विंडोज 10 या 11, ठीक है? मैं विंडोज 10 यूज करता हूँ, क्योंकि विंडोज 11 रिसोर्स बहुत मांगता है, ठीक है? और उसमें अगर तुम मैं पहले विंडोज 11 यूज करता था, तो मैंने रिसेंटली विंडोज 10 में स्विच किया, क्योंकि विंडोज 11 रिसोर्स बहुत ज़्यादा मांगता है। और जब उसमें तुम एंड्रॉइड स्टूडियो रन कर देते हो फिर तो 8 GB रैम में तुम कितना ही चला लोगे। तो मैंने अभी रिसेंटली विंडोज 10 में स्विच किया है और इसमें मैं चलाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? व्हाट अबाउट लिनक्स? लिनक्स का पता नहीं दोस्त। लिनक्स ऑलरेडी बहुत कम रिसोर्स लेता है। आई थिंक जब उसको तुम बूट करते हो तो शायद रियरली 1 GB के आसपास लेता है। तो लिनक्स लिनक्स ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है विंडोज़ में। तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दिया है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? एक बार ट्राई कर लेना इंस्टॉल करके। इंस्टॉलेशन का लिंक शायद ग्रुप में भेजा हुआ था, तो वहाँ से डाउनलोड करके ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है? वरना अगर मैं बताऊँ इंस्टॉल कैसे करना है, 1 मिनट बस। हाँ, लिनक्स में इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो, अब तुम्हें सिंपली गूगल पे जाना है और एंड्रॉइड स्टूडियो सर्च कर लेना, ठीक है? ये सबसे पहला लिंक आएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड नाउ, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है? मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मैनेज कर लो। तो
यहाँ पे उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। ये चेंज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हेड हॉग है, ये चेंज होते रहता है हमेशा, इस पे ध्यान मत देना। डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करना, तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसका इंस्टॉल करने का भी तरीका एकदम सिंपल है, बस नेक्स्ट 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 करते जाना, वो ऑटोमेटिक सारी फाइल इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। और हाँ, इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना, क्योंकि जब तुम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होते हो वो कुछ फाइल को डाउनलोड करता है। याद रखना, इंस्टॉल करने से पहले इंटरनेट ऑन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो डाउनलोड नहीं होगा तो ये रन नहीं होगा। तो एंड्रॉइड एक बार चेक कर लेना अपना। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं शायद। बाद में परमिशन परमिशन भी मांगेगा क्या, किस चीज़ का परमिशन समझा नहीं मैं। ओके ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। ओके, मैं ये अंडर स्टूडियो में कुछ टर्म्स हैं जो मैं अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो शायद ज़्यादा आसान होगा तुम्हें आगे समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो ये होगा नहीं। बस एक मिनट, मैं अपना पूरा का पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। ओके ठीक है, आई थिंक स्क्रीन अभी सबको पूरी देख रही होगी, ठीक है। अम, जैसे तुम एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाई देगी, ठीक है। अगर तुमने पहले यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे, मेरे यहाँ पे बहुत कम दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर तुमने पहले कोई प्रोजेक्ट्स बना रखे तो यहाँ पे तुम्हें सारी प्रोजेक्ट्स मिल जाएगी, ठीक है। तुम सिंपली क्लिक करके उसे खोल सकते हो। अगर तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और तुम फर्स्ट टाइम अगर इसको खोलोगे ना, तो यहाँ बीच में तुम्हें एक आइकन बना दिखेगा फाइल जैसा, और उस पर जैसे ही कर्सर को लेके जाओगे ना तो तुम्हें दिखा देगा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर तुम उस पर क्लिक करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तुम्हें कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले से ही बनाई हुई कुछ टेम्पलेट्स होती है जो कि तुम यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, जिसको कि तुम्हें बाद में कोड ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे एप्लीकेशन के हिसाब से तुम अपनी टेम्पलेट चूज कर सकते हो। ओके, अगर तुम फ़ोन और टैबलेट के लिए बना रहे हो तो यहाँ से तुम सेलेक्ट करना। अगर तुम स्मार्ट वॉचेस के लिए बना रहे हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये टेलीविज़न के लिए है, और ये ऑटोमोटिव, यानी कि अगर तुम जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लिए या फिर कार के लिए बना रहे हो तो तुम सिंपली यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। हम फ़ोन के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे दो एक्टिविटी है जो कि हम मेनली यूज करते हैं। पहला है एम्प्टी एक्टिविटी, दूसरा है एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, ठीक है। इस चीज में मेरे को कंफ्यूजन हुआ था, ये चीज ध्यान से देख लो, ठीक है, वरना बाद में फिर तुम्हें दिक्कत होगी, अरे यार ये कहाँ से आ गया। ये चीज देख लो एक बार, ठीक है। जब हम एम्प्टी एक्टिविटी में जाते हैं ना, देखो हमें अभी कोड करना है जावा में, कॉटलिन में नहीं करना है, ठीक है। हम जावा में कोड करेंगे। तो अगर हम एम्प्टी एक्टिविटी में जाके नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ देखो हमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम जावा में कर रहे हो तो एम्प्टी एक्टिविटी में मत जाना, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे जाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, वरना कई बार तुम क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे और तुम ढूंढते रहोगे यार जावा चेंज करने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लैंग्वेज तो कोटलिन में खुल रहा है, ठीक है। ये एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये कुछ बेसिक्स, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ बेसिक्स है जो गलती मैं किया करता था, ठीक है। फिर बाद में घंटों तक बैठ के ढूंढता था कि आखिर हुआ कहाँ से, ठीक है। इस पर ध्यान देना, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो तुम, सिंपली सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे आता है हमारा एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन नेम वही होगा जब इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा। जैसे तुम व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो तो सिंपली वहाँ उसके आइकन के नीचे लिखा आता है व्हाट्सएप, ठीक है। वो नेम यहाँ पे आएगा। और ये पैकेज नेम, देखो पैकेज नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर होता है हमारा, वो हमारे एप्लीकेशन को इस नेम से नहीं जानता है, ठीक है। हमारा जो प्ले स्टोर होता है वो एप्लीकेशन को इससे देखता है, हमारा पैकेज नेम क्या है। तो ये पैकेज नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। प्ले स्टोर पे जितना है, किसी भी एप्लीकेशन का पैकेज नेम सेम नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता सेम, ठीक है। वरना तुम
जब भी अपना पैकेज नेम डिसाइड कर रहे होगे तो थोड़ा यूनिक डिसाइड करना, ठीक है, वरना तुम गूगल से भी हेल्प ले सकते हो कि पैकेज नेम, एक पैकेज नेम फाइंडर नाम की वेबसाइट आती है, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि किस किस पैकेज नेम से एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है, तुम अपना पैकेज नेम डालो, वो तुम्हें सर्च करके बता देगा कि इस नेम से एप्लीकेशन बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। पैकेज नेम हमेशा ध्यान से चुनना, क्योंकि अगर तुम अपना ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे, तुम्हारा ऐप का यूनिक होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। एप्लीकेशन हम कुछ भी रख देते हैं, जैसे हम अपना अभी टेस्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे com.greyhat.test लिया है, ठीक है, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं तो अभी यही रख रहा हूँ, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है हमारा सेव लोकेशन, तुम फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो, जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है वो हमारे में सेव होता है, तो ये तुम अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हो, अगर तुम्हें अभी करना है तो अभी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है लैंग्वेज, लैंग्वेज हमें दो होती है, कोटलिन और जावा, हम जावा में कर रहे हैं तो हम सिंपली जावा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमें जावा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, हमें उसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। और आता है हमारा मिनिमम एचडीके, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तुम्हारा ऐप मिनिमम कौन से एंड्रॉयड वर्जन में चलना चाहिए, ठीक है। मान लो तुम्हारे फोन में है एंड्रॉयड 10 और तुम एप्लीकेशन बना रहे हो एंड्रॉयड 12 से ऊपर के लिए, तो ये तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एंड्रॉयड 10 है और हमने एंड्रॉयड मिनिमम एचडीके रखा था एंड्रॉयड 12, तो इसको मिनिमम इतना सेलेक्ट करना कि शायद अभी मैक्सिमम डिवाइसेस में अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैं अब एंड्रॉयड 10 के साथ ही चल रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 75.9% डिवाइस में सपोर्टेड है। और ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज को डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो बहुत आधे घंटे निकल जाएँगे, ठीक है, तो इसको भी छोड़ते हैं, जो डिफ़ॉल्ट है रिकमेंडेड उसमें रहने देना और सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे तुम फिनिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना नीचे में जहाँ पे मेरा बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रेडल फाइल्स अभी लोड हो रहे होंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो मशीनरी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी जल्दी वो लोड पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडल फाइल को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसको भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ और तब तक हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, ताकि जब अभी मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में फिर से जंप करूँगा वहाँ पे चीज़ें समझने में तुम्हें आसान होगी। ओके, एक मिनट। सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, देखो, जब हम एनालिस्ट स्टूडियो में जाएंगे ना तो कुछ फाइल्स होती है जिसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ। एक मिनट। देखो, सबसे पहले जो भी हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट फाइल होगा ना, सबसे पहले आता है हमारा मैनिफेस्ट, ठीक है। इसमें हमारे एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड जितने भी मेन डाटा होता है वो सारा इस फाइल में होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं है कभी भी, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर गलती हो गई तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी एप्लीकेशन में, फिर तुम एरर ढूंढते बैठ जाओगे कि आखिर एरर आ कहाँ से रहा, फिर तुम्हें मिलेगा भी नहीं, ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल को मत छेड़ना जब तक कि नीड ना हो, ठीक है। इसमें जो भी हमारे एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड मेन डाटा होता है वो सारा इसमें होता है, सिंपल, ठीक है, छेड़ना मत इसको। दूसरा आता है जावा फोल्डर, ठीक है। जितना भी हम क्लासेस बनाएंगे, जितनी भी क्लासेस होगी हमारे ऐप से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी हमारी जावा फोल्डर में होती है। हम यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस में अगर काम कर रहे होते हैं तो हम इसी फोल्डर में अपनी क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें वास्ट कुछ नहीं जाना है, ठीक है। इतना समझ लो, जो भी हम क्लासेस बनाते हैं या फिर क्लासेस पहले से डिफ़ॉल्ट बनी आती है वो सारी हमारी जावा फोल्डर में होती है। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट है रेस फोल्डर। देखो, हमारे ऐप्स में जितनी भी रिसोर्स फाइल हम लोग यूज करेंगे, चाहे वो हमारा लोगो हो, चाहे वो हमारा इमेज हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे टेक्स्ट स्टाइल हो, बैकग्राउंड हो, कुछ भी हम अगर यूज करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी आती है रेस फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे रेस फोल्डर सबको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कुछ फोल्ड सब फोल्डर्स हैं, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे तुम।
जो रेस्ट फोल्डर में जो पहला सब फोल्डर है वो ड्रॉएबल। हम अपने एप्लीकेशन में जितने भी बैकग्राउंड, इमेजेस, म्यूजिक, फॉन्ट स्टाइल, जो भी चीज़ें यूज करेंगे वो सारी हमारी ड्रॉएबल फोल्डर में रहेगी, ठीक है। एक्चुअली फॉन्ट स्टाइल इसमें नहीं होती है, फॉन्ट स्टाइल के लिए हमें अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉएबल में जितने भी इमेजेस, म्यूजिक्स, जो भी कंटेंट तुम्हारे एप्लीकेशन में तुम यूज करने वाले हो, ठीक है, वो सारी ड्रॉएबल फोल्डर में रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है लेआउट्स। लेआउट्स ये बताता है तुम्हारा जो फ्रंट एंड का डिजाइन है वो कैसा होगा। हो सकता है तुम मल्टीपल लेआउट्स यूज करो, ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। मैं ये चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मैं जब एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊँ तो तुम्हें बताऊँ तो वो चीज़ें थोड़ी तुम्हारे लिए आसान लगेगी, ठीक है। रेस्ट फोल्डर और लेआउट फोल्डर में क्या होता है, जो भी हम लेआउट्स वगैरह बनाएंगे, जो भी हम फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर रहे होंगे वो सारी हमारी लेआउट्स में होती है, ठीक है। मीप मैप में सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, तुम्हारी जो लोगो है वो इसमें रहती है, ठीक है, मीप मैप में। और वैल्यूज में क्या होता है, जो भी तुम कलर्स यूज कर रहे हो, जो भी तुम टेक्स्ट स्टाइल यूज कर रहे हो, वो सारी हमारी वैल्यूज में होती है, ठीक है। और एक्सएमएल में हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट में एक्सएमएल फाइल यूज हो रही है वो सारी हमारी एक्सएमएल में होती है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? अभी बस मैंने टर्म का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। जब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊंगा ना तब तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एक बार देख लो क्योंकि ये चीज़ें जरूरी है, ताकि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊँ ना तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार अरे ये तो सुना ही नहीं था मैंने, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो। अब सेकेंड चीज़ है हमारा ग्रेडर फाइल। देखो ये एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना जब तक कि नीड ना हो, ठीक है। हमारे ऐप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होती है, जैसे कि हमारे एंड्रॉयड ऐप का थीम हो गया, हम कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रहे हैं वो हो गया, हमारी बिल्ड कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारी ग्रेडल में रहती है, ठीक है। इसे मत छेड़ना जब तक कि नीड ना हो। अगर तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है तो तुम ग्रेडल ये वाले मॉड्यूल ऐप में इसमें तुम इंक्लूड करते हो, बाकी इन चीज़ों को मत छेड़ना, ठीक है। अगर कोई भी एरर आता है तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें गलती कर रखी है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें तुम्हें आसान हो जाए। ओके, ये टर्म्स क्लियर, ये टर्म्स को याद नहीं करना है, बस एक बार एक आइडिया ले लेना है अपने दिमाग में कि ये चीज़ें होती क्या है। अब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊँगा तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। रटना नहीं है, बस एक आइडिया लेके रखना है, ठीक है। अरे हट जा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो का स्क्रीन अभी सबको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ एक्सएमएल मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक्सएमएल को, ठीक है, तुम समझ जाओगे। तो ये स्क्रीन दिख रहा है सबको डिस्प्ले पे। मैं एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो दिखा देता हूँ तब मैं फर्दर प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करूंगा, वरना तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल में रखना है चीज़ को, ज़्यादा वास्ट में लेके नहीं जाना है, वरना चीज़ें तुम्हारी ऊपर से जाने लगेगी। अगर तुम फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो देख रहे हो तो फिर बहुत ही सिंपल रखेंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला विंडो खुलता है, ठीक है, जो भी तुम्हारी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। और ये जो हमारा डिस्प्ले है, एक मिनट, ओके, ये चीज़ें सबको दिख रही है अभी डिस्प्ले पे। ये हमारा जो विंडो है जहाँ पे तुम्हें ये छोटा सा वाइट विंडो दिख रहा है, ये हमारा डिजाइनिंग विंडो है। हम जो भी फ्रंट एंड में काम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी डिजाइनिंग यहीं पे होती है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे अगर तुम राइट साइड में कोने में आते हो तुम्हें 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है, दूसरा स्प्लिट है, तीसरा कोड है। देखो अब ये जो कोड है ये हमारा एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। एक्सएमएल फाइल का काम क्या होता है, तुम्हारा
एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो भी स्क्रीन तुम बना रहे हो, उस पे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी व्यूज़ होंगे, वो सारी हमारे एक्सएमएल में लिखी जाती है, ठीक है? ये डिफाइन करता है तुम्हारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्रंट एंड स्ट्रक्चर, बैक एंड नहीं, ठीक है? ध्यान रखना, सिर्फ फ्रंट एंड स्ट्रक्चर। जैसे तो अगर तुमने वेब डी में देखा होगा HTML यूज होता है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है? यहाँ पे हम XML का यूज करते हैं एंड्रॉयड में, ठीक है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, स्प्लिट का, कोड का एंड डिज़ाइन का। इस विंडो में तुम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है? जितने भी तुम व्यूज़ यूज करोगे, चाहे वो बटन हो, इमेज व्यू हो, जितने भी तुम यूज करोगे वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी, ठीक है? एक मिनट। और ये हमारा XML फाइल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर बताता है, सिंपल, खत्म। मैंने कुछ फाइल्स एक्सप्लेन करे थे, अगर तुम लेफ्ट साइड में आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स है। पहला है मैनिफेस्ट, दूसरा है जावा फोल्डर, उसके बाद हमारा आता है RES फोल्डर, ठीक है? यहाँ पे मेनली RES फोल्डर में हम लोग 3 फोल्डर का यूज करते हैं। पहला ड्रॉएबल, दूसरा लेआउट, तीसरा वैल्यूज, ठीक है? वैल्यूज में एक और सब फोल्डर आता है थीम, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। ड्रॉएबल में मैंने बताया था जितने भी तुम बैकग्राउंड्स वगैरह जो भी यूज करोगे तो हम ड्रॉएबल्स में रखते हैं। लेआउट्स में ये हमारा अभी मेन लेआउट है, जो ये लेआउट खुला हुआ है, ये XML फाइल, ये हमारा मेन लेआउट है, ठीक है? तो ये मेन XML है, ठीक है? और वैल्यूज में कलर्स और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे जो भी तुम वर्ड्स या फिर पूरी की पूरी एक पैराग्राफ यूज करोगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्ट्रिंग में पहले ही डिक्लेयर कर देंगे इस जगह, ठीक है? और जो भी तुम कलर्स यूज करोगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है? ये करना, क्योंकि बाद में फिर वरना ऐप्स में दिक्कत होता है। वो डिपेंड करता है तुम किस डिवाइस में ऐप को यूज कर रहे हो। तो अगर तुम पहले यहाँ डिफाइन कर देते हो तो उन चीज़ों में फिर बाद में दिक्कत नहीं होती। ये समझ में आ गया? और ये ऊपर यहाँ क्लिक करोगे तो पहला हमारा XML फाइल है और ये हमारा एक जावा क्लास है। ये हमारा मेन कोड विंडो है। जितनी भी हम कोडिंग कर रहे होंगे बैकएंड के लिए, वो सारी कोड यहाँ पे लिखी जाती है, चाहे वो कितनी भी हो, ठीक है? ये हमारा XML फाइल था जो कि डिज़ाइनिंग के काम आएगा, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके काम आएगी। और यहाँ पे हमारी जितनी भी कोड होगी वो सारी यहाँ पे लिखी जाएगी। आई थिंक मैं फास्ट नहीं आ रहा हूँ, वरना चीज़ें तुम्हारी सारी ऊपर से चली जाएगी। पहले मैं विंडो को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम चलेंगे जावा फोल्डर में, ठीक है? एक मिनट। डिजाइनिंग करने का 2 तरीका होता है, या तो सिंपली अपना तुम XML कोड लिख के डिजाइनिंग कर सकते हो, या फिर तुम ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है। अगर तुम कोडिंग देखो, जैसे जैसे तुम एंड्रॉइड स्टूडियो सीखते जाओगे ना, तो मैक्सिमम टाइम XML का ही यूज कर रहे होगे कंपेयर टू ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला है कोड, दूसरा है स्प्लिट, तीसरा है डिजाइन। स्प्लिट में क्या होता है, एक तरफ तुम्हें अपना डिजाइनिंग विंडो भी दिखेगा, एक तरफ तुम्हारा कोड विंडो भी दिखेगा। जो भी तुम यहाँ कोड कर रहे होगे वो तुम्हें सिंपली यहाँ पे अपनी डिजाइनिंग विंडो में दिखाई देगी, ठीक है? और सिर्फ डिजाइन पे अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड में चलेंगे। उसको यूज करने के लिए सिंपली डिजाइनिंग पे क्लिक कर देना, ताकि हमें सिर्फ इतना विंडो दिखे, हमें बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे लिखा है पैलेट। पैलेट में क्या होता है, तुम जितनी भी व्यूज को यूज करोगे, ठीक है, वो सारी यहाँ पे रखी रहती है। चाहे तुम्हारा टेक्स्ट व्यू हो, चाहे तुम्हारा बटन हो, चाहे तुम्हारा इमेज हो, चाहे वो किसी तरह का लेआउट हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे पैलेट में मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कंपोनेंट ट्री। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे राइट साइड बॉटम में यहाँ पे आता है कंपोनेंट ट्री। तुम जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज करोगे वो सारी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी कि तुमने कितने कितने कंपोनेंट यूज कर रखे हैं। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। और जो दूसरी चीज़ आती है, इसमें क्या होता है, मान लो हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने मान लो बहुत बड़ा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें इस डिजाइनिंग विंडो में वो चीज़ें कभी कभी हाइड हो जाती है, नहीं दिखती है। अगर तुम उसका विजिबिलिटी अगर नन रखते हो तो वो चीज़ें हाइड हो जाएगी। उस चीज़ को देखने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, ये जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, और यहाँ पे डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट पे क्लिक कर देना है। इस पर तुम जैसे क्लिक करोगे एक और सिंपल सा आइकॉन खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, जितने भी तुम फाइल को यूज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ले रहा हूँ, एक बटन ले रहा हूँ, ठीक है? ब्लूप्रिंट में देखो मुझे सारी चीजें दिख रही है। अगर मैं इस इमेज को बटन के ऊपर भी रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट मैं इसको था नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बटन दिया हुआ था,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज व्यू को बटन के ऊपर रख रहा हूँ, तो यहाँ पे बटन हाइड हो जा रहा है। अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बटन यूज कर रखा है या नहीं कर रखा है। लेकिन यहाँ पे ब्लूप्रिंट में क्या होगा कि यहाँ पे दिखा दे रहा है कि बटन व्यू भी है, एक इमेज व्यू भी है। तो ब्लूप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब तुम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो मैक्सिमम टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली हम डिजाइनिंग विंडो में सिंपल आ जाएंगे, ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो स्क्रीन बहुत ज़्यादा ले लेगा। ओके, मैं एक एक करके सारे व्यूज एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे मेन हमारा कोड विंडो में। ओके, पहला आता है हमारा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का सिंपल काम है डिस्प्ले करना टेक्स्ट को। तुम्हें लेवल तो पता होगा, इतने में इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि स्क्रीन पे सबको विजिबल हो जाए। इतना काफ़ी है। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने पहले क्या क्या ले रखा है, टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का सिंपल काम है टेक्स्ट दिखाना, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। सिंपल लेबलिंग का काम आता है ये। और इसकी प्रॉपर्टी सकती, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स विंडो में। यहाँ पे लेफ्ट साइड जहाँ पे तुम्हारे डिजाइन का टैब है, वहीं पे एट्रीब्यूट्स का भी एक टैब दिया हुआ है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा एट्रीब्यूट्स का विंडो खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, तुम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ के चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बट जो मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो है ये आईडी। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आईडी क्या है, और दूसरी चीज़ है हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का क्या काम है, ये जो तुम जैसे तुम यहाँ पे, मैं जूम करता हूँ, इसमें यहाँ पे देख रहे होगे ये एक एरो सी बन गई है। ये क्या बताता है, जो तुम्हारा अपर स्क्रीन है उससे कितनी दूरी पे ये टेक्स्ट व्यू होना चाहिए, ठीक है। सिंपली अगर तुम इसको लेफ्ट साइड लगा देते हो, ये बताएगा, सिंपली मार्जिन ऐड कर देता है, ठीक है। टॉप पे कितना मार्जिन है 72, लेफ्ट साइड कितना मार्जिन है 80, ठीक है। तुम्हारी जो डिस्प्ले होगी, फोन की हर एक फोन की अलग डिस्प्ले होती है साइज, तो उसके हिसाब से कितनी मार्जिन लेगा ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा, ठीक है। तुम्हें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्टेंट्स का काम बस इतना ही है, ओके। और दूसरा चीज जो तुम इसके साथ करोगे वो है साइज। तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करना है, तुम सिंपली इट्स एट्रीब्यूट्स टैब में आओगे, और अगर तुम्हें यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो सिंपली तुम सर्च कर लो, ठीक है, तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। एट्रीब्यूट्स टैब का काम बस इतना ही था। मैं सारे व्यूज को एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। एक मिनट, सबसे पहला तो हमारा टेक्स्ट व्यू समझ में आ गया कि सिर्फ टेक्स्ट दिखाने के काम आता है, यानी कि लेवलिंग के काम आता है। उसके हमारा आता है दूसरा बटन। बटन का क्या है काम, वो कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तुम कोई भी एक्शन दोगे, यूजर्स के द्वारा जो भी एक्शन दिया जाता है वो हमारे बटन के थ्रू ही दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इमेज व्यू। इमेज व्यू का सिंपल काम है इमेज को दिखाना, ठीक है। रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू एक तरह से लिस्ट व्यू का काम करता है, बट ये लिस्ट व्यू से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस सिंपल समझ लो। सेक्युलर व्यू एक तरह का लिस्ट व्यू की तरह काम करता है। तुम जितने भी कंपोनेंट्स अपने एक डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हो, ये सारी डिस्प्ले एक साथ कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम किस तरह का टेक्स्ट यूज कर रहे हो। पहला जो टेक्स्ट व्यू था वो लेबलिंग के लिए था। अब जो दूसरा टेक्स्ट आता है वो आता है इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट का काम क्या है, यूजर से इनपुट लेना। जैसे यहाँ मैंने एक इनपुट टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यानी कि ये इनपुट टेक्स्ट क्या बता रहा है कि यूजर से तुम नेम इनपुट दोगे, ठीक है। ये हमारी इनपुट टेक्स्ट होती है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट है, तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे कि पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया, मल्टी टेक्स्ट हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, वो तुम्हारी नीड्स के हिसाब से तुम कौन सी इनपुट टेक्स्ट यूज कर रहे हो। दो तरह के टेक्स्ट व्यू होता है, लेबलिंग के काम आता है। दूसरा आता है एडिट टेक्स्ट, इसका काम इतना ही है, बस इनपुट लेना, ठीक है। उसका दूसरा हमारा बटन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बटन होते हैं। जैसे तुम एक्सप्लोर करते जाओगे तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर सबको एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब हम एक सिंपल एप्लीकेशन बनाए जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा फ्रंट एंड में कैसे काम हो रहा है, बैक एंड में कैसे काम हो रहा है। एप्लीकेशन बनाने के बाद पहले मैं एक बार चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके दूसरा हमारा विजिट्स को ज़्यादा जैसे तुम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी विजिट्स को इंस्टॉल करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, चाहे किसी भी तरह की विजिट हो, तुम सिंपली यहाँ से कर सकते हो। पहले ये एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं हुआ करता था, बट अभी के एंड्रॉइड स्टूडियो में ये चीज़ें आने लगी हैं। लेआउट्स, अलग तरह के लेआउट्स होते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे डिज़ाइन के हिसाब से मैटर करते हैं कि तुम कौन सी लेआउट्स को यूज करना चाहते हो। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट। जो हमारा सबसे पहला लेआउट यहाँ बना हुआ होता है वो होता है कॉन्स्टेंट लेआउट। इसमें क्या होता है,
तुम इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो, कॉन्स्टेंट में तुम इस ऑब्जेक्ट को, इस व्यू को कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब तुम लीनियर लेआउट यूज करोगे, लीनियर से ही नाम पता चल रहा है क्या, वो लीनियरली हर एक कंपोनेंट्स को रखेगा, ठीक है। दूसरा है वर्टिकल लीनियर लेआउट, ये था हॉरिजेंटल, ये था वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि अप से डाउन तक, ठीक है। उसके बाद फ्रेम लेआउट, फ्रेम लेआउट का काम इतना है कि जो भी कंपोनेंट्स तुम दोगे उसको खुद वो फ्रेम्स में डिवाइड करके रख देगा। हमें लीनियर और हॉरिजेंटल लेआउट में क्या था कि हमें चीज़ें फिर खुद से डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन फ्रेम लेआउट में क्या है कि वो प्री डिफाइंड आती है, बट इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो ने अभी तक हटाया नहीं है। तो मेनली हॉरिजेंटल और ये वर्टिकली यूज किया जाता है, ठीक है। तो है टेबल लेआउट, नाम से ही पता चल रहा है, टेबल के फॉर्म में सारी चीज़ों को वो अरेंज करेगा। ओके, जितने भी कॉमन व्यूज थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं यहाँ एक टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ, व्यूज, ठीक है। अगर किसी ने गौर किया होगा तो व्यूज का मतलब क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे तुम्हारा बटन हो गया, इमेज हो गया, रिसाइकलर हो गया, या फिर तुम्हारे जितने भी विजिट्स हैं, जितने भी तुम्हारे लेआउट्स हैं, ये सारे व्यूज हैं, ठीक है। ये अगर इसको मैं एक वर्ड में बताऊं, सिंपली बिल्डिंग ब्लॉक्स व्यूज कहते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी को व्यूज कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे XML फाइल पे। तुमने यहाँ पे अगर ध्यान दिया होगा, मैंने दो चीजें यूज कर रखी है, एक हमारा टेक्स्ट व्यू है, दूसरा हमारा एडिट टेक्स्ट है जो कि इनपुट लेने के काम आ रहा है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। मैंने इसका कोई कोड नहीं लिया, यानी कि जो कोड इसका होना चाहिए वो मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। मैंने दो इनपुट बॉक्स ले रखे हैं और एक लेबलिंग के लिए ले रखा है। अब मैं अगर अपने XML फाइल में आता हूँ, अगर मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डिजाइन और ये XML फाइल दोनों साथ में ही दिख जाएगी। आई थिंक सबको ब्लर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सही से दिख रही है ना, ब्लर तो नहीं जा रहा ना, वरना ब्लर हो जाएगा तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ओके चलो, अब देखो जैसे मैंने इस व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये हमारा टेक्स्ट व्यू, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो इसका कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। एंड्रॉइड स्टूडियो का और इक्लिप्स में यही डिफरेंस है, तुम जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसकी कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, लेकिन इक्लिप्स में तुम्हें सारी कोड खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट लिया था, यहाँ पे उसका भी कोड बन चुका है। मैंने दूसरा एडिट टेक्स्ट लिया था, उसका भी यहाँ पे कोड बन गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हमारा XML फाइल है, ये हमारा डिजाइनिंग का विंडो है। अब सबसे मेन चीज, इसको एक बार देख लो, वरना जब जैसे मैं इस कोड में आऊंगा ना, उस चीज का बहुत ज्यादा रोल है, उसके बिना मेन कोड तुम लिख ही नहीं सकते। हम सिंपली डिजाइनिंग टैब में आएंगे, हम जाएंगे अपने एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें ID दिखेगा, ये ID, ठीक है। ये ID बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जितने भी व्यूज़ अपने डिज़ाइन में यूज करोगे, हर एक का ID अलग अलग रखना, क्योंकि अगर तुम सेम ID रखोगे तो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करेगी एक दूसरे के साथ, हो सकता है तुम्हें बहुत सारी एरर भी देखने को मिले। ID हमेशा यूनिक रखना। ID ये बताता है, ID देखो सिंपल रखने का तरीका है, जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू लिया, इस टेक्स्ट व्यू का क्या क्या काम है, लेबल दिखाना, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका नाम ID रख दूंगा लेबल, मैं एंटर करके रिफैक्टर कर दूंगा। रिफैक्टर करने से क्या होगा, इस व्यू का यूज जहां जहां भी हुआ है सब जगह उसका आईडी चेंज होकर लेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम आईडी चेंज करोगे ना, जब भी तुम आईडी चेंज करोगे, सॉरी, जब भी तुम आईडी चेंज कर रहे हो तो हमेशा यहाँ से करना, इस एट्रीब्यूट्स टैब से करना, ये एट्रीब्यूट टैब से करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक फायदा मिलता है, जैसे तुम चेंज करोगे वो हर जगह अप्लाई हो जाती है। जैसे मैं अगर मैं इसका टेक्स्ट न्यू रखता हूँ, मुझे ये रिफैक्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रिफैक्टर करूंगा, इसका यूज जहां जहां हुआ है हर जगह चेंज हो जाएगा, मुझे बार बार जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं अपने XML फाइल, यहाँ देखो ये मेरा XML फाइल है और ये हमारा टेक्स्ट व्यू का कोड है, यहाँ पे भी मेरे को ID यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID कुछ भी, तो ये सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ मुझे रिफैक्टर का कोई ऑप्शन आया ही नहीं, यानी कि इसका मैंने यूज जहां जहां कर रखा है मुझे मैन्युअली जाके वहां चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ एट्रीब्यूट टैब से चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया ID,
अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो रिफैक्टर का ऑप्शन आ गया है, जहाँ यूज होगा। ये बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक है, पता है मेरे को, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान से देखना, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है। मान लो तुम बड़े फाइल पे काम कर रहे हो, तुम्हें बार बार चेंज करनी पड़ी तो वो बहुत हेडेक हो जाता है एक। तो यहाँ पे रिफैक्टर करूँगा, जहाँ यूज होगा हर जगह चेंज हो गया, ठीक है। अब चलो फिर से डिजाइनिंग टैब में आते हैं। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाएगी कि आखिर एप्लीकेशन चल कैसे रही है हमारी, ठीक है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले इसका मार्जिन लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं जूम करूँ इसको, तुम्हें ये दिख रहा होगा। मैं क्या करूँगा, इसका जो मार्जिन होगा ये मैं इससे सेट करूँगा, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, और ऊपर वाले से मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूंगा। आई थिंक 44 का मार्जिन है, ठीक है। और इस साइड को भी मैं एक इससे रख दूंगा, ये इससे रख दूंगा। एक मिनट, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, तुम जैसे जैसे कोड करते जाओगे ना तो वाली चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा है, मतलब हो सकता है किसी को जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए चीज़ें ज़्यादा समझ में ना आए, बट जैसे जैसे तुम कोड करते जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आती जाएगी। अभी मैं बस थ्योरी बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ ये प्रैक्टिकल के साथ कर रहे होते, यानी कि तुम अपने लैपटॉप में भी रन कर रहे होते और ये चीज़ें कर रहे होते ना, तुम्हें चीज़ें जल्दी समझ में आती, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू था, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक हमारा इनपुट बॉक्स है, ये दूसरा हमारा इनपुट बॉक्स है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और एक बटन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं यहाँ पे बटन है, इसको मैं ड्रैग करके जहाँ पे मुझे ऐड करना है मैं वहाँ ऐड करूँगा और इसके भी कॉन्स्टेंट्स लगा दूंगा। ये कॉन्स्टेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, वो डिपेंड करता है तुम कितनी जल्दी समझते हो, ठीक है। इसके साथ खेलना थोड़ा मुश्किल है, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, एप्लीकेशन बनाते जाओगे, ये चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेगी। और जो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट दिख रहा है ये मुझे चेंज करना है, ये बार बार क्या टेक्स्ट व्यू लिखा आ रहा है, इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे टेक्स्ट मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार ये सर्च करके यहाँ से चेंज ना करना पड़े, सिंपली स्प्लिट में जाएंगे, जिसका भी चेंज करना उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका कोड खुल जाएगा और इसका टेक्स्ट हमें यहाँ पे, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हमें इसका टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। हम इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। और तुम इसका साइज देखोगे बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम सिंपली यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट साइज जब हम लिख रहे होते हैं ना, वो हमारे एक मिनट, जब हम टेक्स्ट साइज लिख रहे होते हैं वो, अरे यार, वो या तो डीपी में दे सकते हैं या तो एसपी में दे सकते हैं। जब हम टेक्स्ट की साइज को डिक्लेयर करते हैं तो मेनली हम एसपी में देते हैं, ठीक है, डीपी में नहीं देते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉयड के लिए समझने में ज़्यादा आसान होता है जब भी हम किसी नई डिवाइस में अपने एप्लीकेशन को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब सिंपली ज़्यादा ये नहीं करते, कोड वगैरह नहीं लिखते, सिंपल एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारा जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया है क्या वो प्रॉपर्ली चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन रन करना किस में है, तो मैंने बताया था कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, जब भी हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन होता है। मैं तुम्हें एक न्यू इन्वायरमेंट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। उसको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डिवाइस मैनेज करा हुआ, जहाँ तुम्हारा ये आईडी लिखा हुआ है ना उसके ठीक सामने लिखा हुआ है डिवाइस मैनेजर, उस पर क्लिक करना, तुम्हारे पास कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बना के रखा है, मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू बनाते हैं, ठीक है। जब तुम फर्स्ट टाइम खोलोगे तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें जाना है क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करना है, ऊपर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट डिवाइस का। मैं जिसका लो एंड पीसी है वो मत करना, वरना तुम्हारा पीसी क्रैश हो सकता है, शायद ऑटोमेटिक रीस्टार्ट भी हो जाए, डिपेंड करता है तुम्हारा पीसी कितना पावरफुल है। अब ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज एंड्रॉइड स्टूडियो का कि तुम्हें थोड़ी पावरफुल पीसी की जरूरत पड़ती है, कि भाई एंड्रॉइड स्टूडियो मांगता ही है रिसोर्स, वेब डेव में हमें ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारे पास अगर i3 फोर्थ जनरेशन 4 GB रैम है तुम उसमें भी चला सकते हो, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो को चलाने के लिए रिसोर्स चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। मेरा राइजन 5 5600H है और 8 GB रैम है और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है 1650। उसके बाद भी इसमें जब मैं लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ थोड़ा लैग करता है। ओके, अब आते हैं, मैं ये भी बताऊंगा जिसका लो पीसी है वो क्या करे, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट ही ना करे, रन ही ना करे, उसके लिए एक और उपाय है, एक मतलब बहुत ही सिंपल तरीका, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं,
सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तुम्हें कुछ इस तरह का विंडो दिख जाएगा। आई होप सबको डिस्प्ले पे दिख रही होगी और ज़्यादा ब्लर नहीं दिख रहा होगा। इस पर क्या करना, सिंपली तुम्हें कौन से स्क्रीन साइज पे चलाना है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे साइज लिखा है और साइज में 6 इंच, 5.5 इंच, 6.7 इंच, 3.1, ये सारी इंचेस में दी गई है, ठीक है। और ये तुम्हारी डिस्प्ले के साइज है। तुम कौन से फोन में अपना टेस्ट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। वापस बताना, आप कौन सा वापस बताना, ये एप्लीकेशन ये क्रिएट करने वाला ना। ओके ठीक है। देखो, वर्चुअल डिवाइस बनाने के लिए सिंपली तुम्हें इस डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है, जो कि आईडी के तुम्हें जस्ट साइड में ही मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना, क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करना। तुम एंड्रॉइड स्टूडियो अगर साइड में खोले हुए तो एक बार खुद से ये ट्राई करके देखो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर तुमने अपने फ़ोन में ये मीटिंग खोला हुआ है और लैपटॉप में एंड्रॉइड स्टूडियो है तो तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इस डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करा, हमें कुछ इस तरह का विंडो देखने को मिला है। हमें सिंपली क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करना है। इस पर करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इसको मतलब देख के घबरा मत जाना कि यार ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल मैं समझा देता हूँ। जो एक कैटेगरी है, अब तुम किसके लिए बना रहे हो। अभी हमने फ़ोन के लिए सिलेक्ट किया हुआ क्योंकि हम फ़ोन के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन के नाम्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा फ़ोन है गूगल के द्वारा, और इसका साइज भी दिया गया कि इसका डिस्प्ले साइज कितना है। हर एक फ़ोन का डिस्प्ले साइज अलग है ताकि तुम अपने ऐप को अलग अलग डिस्प्ले साइज पे चेक कर सको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइज यहाँ पे दिया गया है, ये डेंसिटी है, रिजोल्यूशन है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम, ज़्यादा साइज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरा और भी यहाँ पे कैटेगरीज है, टैबलेट है, वीआर ओएस है, डेस्कटॉप है, टीवी है, ऑटोमेटिव है। ये सब चीज़ें अपने तुम प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हम अभी एंड्रॉयड मोबाइल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मोबाइल पे सिलेक्ट, फोन पे सिलेक्ट करेंगे। और तुम्हारे हिसाब से तुम जो भी अपना सेलेक्ट करना चाहो तुम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो 6.7 वाला सेलेक्ट करता हूँ, जो कि पिक्सल 7 प्रो है, ठीक है, ये वाला। मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करा, थोड़ा यहाँ पे वेट करना है इमेज लोड होने के लिए। ओके ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर यहाँ पे इमेज लोड होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा इमेज यहाँ पे लोड नहीं होता है तो तुम सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये हमारे सारे एपीआई लेवल है। मैंने बताया था ना, तुमने जो सिलेक्ट करा एंड्रॉइड वर्जन, जो हमने स्टार्टिंग में एंड्रॉइड वर्जन सिलेक्ट करा था वो कौन सा करा था, 10 करा था, अगर सबको याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बेसिकली एंड्रॉइड वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम कौन सा एंड्रॉइड वर्जन, तो अभी तुम वर्चुअल डिवाइस बनाओगे उस वर्चुअल डिवाइस पे कौन सा एंड्रॉइड सिस्टम रन होना चाहिए, ठीक है। सिंपली तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा कौन सा डाउनलोडेड था, एक मिनट में एक बार देख लो। मेरा API 34 डाउनलोडेड है, ये वाला। तुम्हें क्या होगा ना, ये फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी एंड्रॉइड वर्जन है ना ये तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था एंड्रॉइड स्टूडियो जब चलाओगे ना, इंटरनेट कनेक्शन रखना, और अपना जियो से कनेक्ट मत कर लेना, डाटा तुरंत खत्म कर देगा। जो तुम्हारे घर पे वाईफाई लगी है तो अच्छी बात है, वरना फिर तुम्हें अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे इसको चलाने के लिए। तो सिंपली मेरा ये 34 वाला डाउनलोडेड है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा। मैं नीचे और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिलेक्ट करने पे क्या होगा, ये भी डाउनलोड होगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जो मेरा डाउनलोडेड है पहले से, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएगी। कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही था। अपना वर्चुअल डिवाइस कैसे बनाते, बस इतना ही था। सबसे पहले क्या था, डिवाइस का साइज चेक सिलेक्ट करना है, स्क्रीन साइज कौन सा है। दूसरा, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चलाना चाहते हैं अपने डिवाइस पे, वो सिलेक्ट करना है, फिनिश कर देना है, काम खत्म। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सबको, ये क्लियर है ना। आई थिंक किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके तो चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन। अब हमने जो एंड्रॉइड डिवाइस बना रखा है, जो वर्चुअल डिवाइस बना रखा है, उसको रन करने के लिए सिंपली यहाँ पे प्ले पॉज जैसा जो म्यूजिक एप्लीकेशन में बटन होता है, वैसा ही बटन यहाँ पे दिया गया है। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है लंच दिस एवीडी इन द इम्यूलेटर, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके यहाँ नीचे देखोगे एक और विंडो खुल गया है। यहाँ पे जो भी हमारा वर्चुअल डिवाइस है वो हमारा यहाँ पे रन होगा, ठीक है। अगर तुम्हें इसको और बड़ी स्क्रीन पे देखना है, सिंपली क्या करो, तुम इसको जैसे तुम किसी भी विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो साइज चेंज करने के लिए,
सिंपली इसको भी यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से उठा के इसको देखो, यहाँ पे कुछ यहाँ डिस्प्ले पे तुम्हें दिख रहा होगा एक थोड़ा शैडो टाइप में, जहां भी तुम्हें इसको रखना है इधर मत रखना, इधर लाके कहीं भी रख देना। क्या होगा, ये इस तरह से खुल जाएगा। एकदम सिंपल है। तुम जैसे ही कोई भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो साइज चेंज करने के लिए ना, सेम वैसे ही करना है इस विंडो को भी। ओके, यहाँ पे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स मांगती है, तो टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। तब तक मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये चलते रहने देंगे हम एप्लीकेशन में, क्योंकि मेरा लैपटॉप इसको हैंडल कर सकता है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मिनिमाइज कर दूंगा, यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, और इस विंडो को भी मैं मिनिमाइज कर दूंगा। मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब देखो, अब मैंने वो जो हमारा वर्चुअल डिवाइस था उसको मिनिमाइज कर दिया है, उसको फिर से ओपन कैसे करें। यहाँ जब तुम नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा गया रनिंग डिवाइसेस, तुम अगर जैसे इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा जो भी वर्चुअल डिवाइस चल रहा होगा वो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। एक और चीज़ मेरे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये मेरा एंड्रॉयड डिवाइस खुल चुका है। ठीक है, ये पूरा एक तरह का एंड्रॉयड डिवाइस की तरह तुम्हारा काम करेगा, अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो। एक मिनट बस। ओके, अब मैं कुछ चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, मैं इसको क्लोज कर दूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स मांगती है ये। तो ओके, यहाँ पे ऊपर में कुछ बटन्स हैं। सबसे पहला बटन आता है रन ऐप का। तुम जैसे इस पर क्लिक करोगे, जो भी तुम्हारा वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे सिलेक्टेड है, जैसे मेरा पिक्सल 7 प्रो सिलेक्टेड है, उस पर ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। मैं रन करके दिखाता हूँ, सॉरी, मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, तुम नीचे अगर ध्यान दोगे यहाँ पे ग्रेडल फाइल रन होने लगी है, ग्रेडल फाइल बिल्ड हो रही है। ठीक है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन का जितना भी फाइल है उसको एपीके में कन्वर्ट करके उस एंड्रॉयड इम्यूलेटर में रन करेगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो इसको होने देते हैं, रन में चलते हैं। एक मिनट, लोकेट, ओके, एक मिनट, मैं इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, मैं एक चेंज करके बस एक मिनट, यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा सिंक नाउ। यहाँ पे तुमने अगर ध्यान दिया होगा मैंने कुछ चेंज करा है। यहाँ पे पहले 10 था, उसको मैंने 8 कर दिया है। ये क्या है, एंड्रॉयड का लाइब्रेरी है। जितनी भी मटेरियल चीज यूआई होती है, अगर तुमने सुना होगा, तो जितने भी आइकन्स है तुम्हारे एंड्रॉयड के, वो सारे यहाँ से आती हैं। ठीक है, मैंने बस इसको वर्जन 8 पे डाला है। पता नहीं क्यों मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो में 10 सपोर्ट नहीं लेता। मैंने बहुत ट्राई करा उसको हटाने का, वो हटा नहीं है अभी तक, तो मुझे यहाँ बार बार ऐड करना पड़ता है। अगर तुम्हारे में भी वैसा कुछ एरर आता है, मैं दिखा देता हूँ। अगर तुम्हारे में भी वैसा कुछ एरर आता है तो तुम सिंपली ग्रेडल में जाना, ये मॉड्यूल ऐप ग्रेडल में जाना, यहाँ पे आके यहाँ पे 8 की जगह 10 कर देना। हो सकता है तुम्हारे एंड्रॉयड में ये एरर ना आए, मेरे में आ रही है। ठीक है, स्टूडियो में तुम्हारे में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे 10 की जगह बस 8 कर दिया, वो ऑटोमेटिक अब रन हो जाएगा। मैं रन करूँगा तो ठीक है, मैं अपने एक्सएमएल में आ जाता हूँ। यहाँ कुछ फाइल्स डाउनलोड हो रही है। वर्जन 8 में जितनी भी एंड्रॉयड फाइल्स थी वो सारी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। आई होप बोरिंग नहीं हो रहा होगा। मैं समझाता हूँ रन कैसे करें। i5 5th जनरेशन में रन करनी है तो क्या करके करें सर? देखो, हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जब तक ये क्रेडल फाइल डाउनलोड हो रहा है। अगर तुम्हें अपने दूसरे डिवाइस में रन करनी है ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्लोज है। तो तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन है, तुम उसमें इस एप्लीकेशन को चला सकते हो। और वो कैसे चलाना है, सबसे पहले तुम्हें अपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जो भी डेवलपर ऑप्शन है, अगर तुम इस वर्ड से फैमिलियर हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तुम्हें सबसे पहले अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन करने के बाद या तो तुम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूएसबी से कनेक्ट कर लो, या फिर जिस वाईफाई से तुम्हारा लैपटॉप या फिर जो भी तुम्हारा पीसी है वो कनेक्टेड है, फ़ोन को भी उसी वाईफाई से कनेक्ट कर लो। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो
वर्चुअल डिवाइसेस को अपने पीसी में रन नहीं कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। मेरा पीसी पावरफुल है, मैं इसमें रन कर पाता हूँ। इसका लो एंड पीसी है, वो क्या करे, वो टेस्ट कैसे करेगा, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अपने एंड्रॉइड फोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है, और वो ऑन कैसे करना है, तुम्हें सिंपली गूगल पे जाना है, जो भी तुम्हारा मॉडल नंबर है उसमें सर्च करना है हाउ टू टर्न ऑन डेवलपर ऑप्शन ऑन जो भी तुम्हारा फोन नेम है और मॉडल नंबर है। जैसे मेरा सैमसंग M21 है, तो ऑन डेवलपर ऑप्शन ऑन सैमसंग M21, तो तुम्हें वो दिख जाएगा, वो तुम्हें गूगल पे दिख जाएगी, ठीक है। उसको ऑन कर लेना, उसको ऑन किए बिना ये चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। उसको ऑन करने के बाद या तो यूएसबी से कनेक्ट कर लेना अपने फोन को पीसी से, या जो पीसी तुम्हारे जिस भी वाईफाई से कनेक्ट है, फोन को भी उसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पेयर डिवाइसेस यूजिंग वाईफाई, इसके मदद से तुम अपने फोन को और अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर, जो भी तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो है इसको कनेक्ट कर लेना। वरना अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सिंपली यूट्यूब पे तुम जाना, क्योंकि अभी मैं फोन को कनेक्ट करके अभी इसमें दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे फोन में वो एप्लीकेशन नहीं डाला हुआ है। इसकी वजह से मैं अपने फोन का स्क्रीन यहाँ पे मिरर करके दिखाऊं, तो सिंपली यूट्यूब पे जाना, तुम सर्च कर लेना कि हाउ टू रन एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन ऑन योर फोन। वो तुम्हें बहुत सारी वीडियो दिखा देगा, तुम्हें वहाँ से भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया। डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, यूएसबी से कनेक्ट करना है या तो सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है, उसके तुम्हें सिंपली यहाँ से पेयर कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस पे रन कर रहा हूँ, मैं इस पे रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ग्रेडल फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो इस पे रन करते हैं। आई थिंक अब सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने गलती करा, जो जो मैं फेस कर चुका पहले। मैं ये बेसिक इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ढूंढने पड़ते थे भाई एरर कहाँ हो रहा है। जिससे वो ग्रेडल फाइल वाला एरर था, उसे ढूंढने मुझे घंटों लगे थे। बाद में समझ आता कि भाई बस वर्जन 10 को वर्जन 8 करना था, बस इतना सा था। ओके, तो अब एप्लीकेशन को अपना रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे कैरेट फाइल बिल्ड हो रहा है, तो अपना जो रनिंग डिवाइस है उसको खोल लेते हैं। ओके, वेट कर, शायद चल जाए अभी। इसके बाद बैकएंड में भी काम करेंगे, एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत सिंपल एप्लीकेशन। ये वर्कशॉप के बाद जाने के बाद तुम खुद भी उस एप्लीकेशन को बना पाओगे, इतना इजी एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान से देखना थोड़ी, क्योंकि तुम्हें खुद भी बनानी है फिर उस एप्लीकेशन को। और देखो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने का बहुत ही सिंपल तरीका है प्रैक्टिस। तुम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। और सबसे बेस्ट तरीका है जल्दी सीखने का इस एरर्स। जितनी ज्यादा तुम्हारे एरर्स आएंगी तुम उतनी जल्दी ही सीखते जाओगे। मेरे में एरर्स बहुत ज्यादा आती थी जब मैंने स्टार्टिंग में को रनना स्टार्ट करा था, इसको सीखना स्टार्ट करा था, लिटरली बहुत ज्यादा एरर आते थे। तब मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, एरर्स को खत्म करना सीखा। अभी मेरे पास मैक्सिमम एरर अगर तुम लेके आ जाते हो, मेरे पास सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि हाँ ये एरर तुम्हारा वहां से आ रहा है, ठीक कर लो, हो जाएगा। जब तक तुम एरर को फेस नहीं करोगे तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख ही नहीं पाओगे। तो जो भी तुम्हारे एरर्स आएंगे, जो भी बग आएंगे, उससे डरना मत। अगर तुम्हारे में एरर्स आ रही है तो तुम कुछ नया सीख रहे हो हमेशा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तुम सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन, जो पहला एप्लीकेशन था वो रन हो चुका है, आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन का ये जो, अच्छा ठीक है, चलो मैं डिज़ाइन के हिसाब से दिखाता हूँ, ठीक है। एक साइड हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ है, एक साइड हमारा जो डिजाइनिंग विंडो था वो खुला हुआ है। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन वो यहाँ दिखा रहा है लेवल में। और हमने देखो टॉप से जो मार्जिन दिया था, लेफ्ट राइट से जो मार्जिन दिया था, इसका जो एरो बना हुआ है, ये जो एरो है ये मार्जिन दिखाता है हमारा, ठीक है। वो मार्जिन देखो तुम्हें ऊपर लेफ्ट राइट सभी साइड से दिख रही होगी। और हमने दूसरा कंपोनेंट दिया था हमारा नेम, जो कि टेक्स्ट बॉक्स था। यहाँ पे क्या होगा, मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम था डाला हुआ, अगर मैं चाहूँ कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट डाल सकता हूँ। दूसरा भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स ही था, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे भी मैं अपना कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट हमने लिया था वो हमने लिया था बटन।
जो दूसरा कंपोनेंट लिया था हमने बटन, वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है बटन। इस पे क्लिक, अभी इस बटन पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बैकएंड में कोई भी एक्शन कोड अभी तक यहाँ पे कोई कोड हमने लिखा ही नहीं है। हम अभी सिर्फ काम कर रहे थे फ्रंट एंड में। हमने यहाँ पे बैकएंड में अभी कोई कोई कोड नहीं लिखा है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन किया है। मुझे बस दिखाना था कि तुमने अपना पहला एप्लीकेशन बना लिया है, इसमें बस इतना ही है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ। अगर तुम ये एवीडी चला रहे हो ना, एवीडी, तो बार बार इसको क्लोज मत करना है, क्योंकि इसको बार बार रन करने में, क्लोज करने में, रन करने में ना तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स जाती है। ठीक है, तो इसको क्लोज करना, सिंपली यहाँ से मिनिमाइज कर देना। यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसको मिनिमाइज कर देना। तो मेरा एंड्रॉइड ये वाला क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, जो यहाँ पे रनिंग डिवाइस दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपली फिर वहाँ पे क्लिक करके इसको खोल लूंगा। उसको बार बार क्लोज मत करना। ठीक है, कुछ फोल्डर खोले, बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे, और मैं हर एक चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले हमने जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे ले रखे हैं, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सारी चीज़ें को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स, हमारे जो भी व्यूज हमने लिखी थी, सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं जो कि एक लेवल दिखाएगा। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट व्यू ले लिया, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, आई थिंक डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी कोड करता हूँ वो हमेशा स्प्लिट विंडो में करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत टाइम से एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अब यहाँ पे कोड लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आती है कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं। जब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो ना, मैं रिकमेंड करूँगा तुम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही सीखो, तुम्हारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। स्टार्टिंग में 1 महीने कम से कम ड्रैग एंड ड्रॉप से करना, फिर तुम स्विच कर जाना स्प्लिट मोड में। ठीक है, और जब तुम एट्रीब्यूट्स चेंज कर रहे होगे ना, तो ज़्यादा इस एट्रीब्यूट्स को चेंज मत करना। तो तुम एट्रीब्यूट्स को यहाँ से चेंज मत करना, यहाँ पे डाल के चेंज करना। ठीक है, मैं दिखाता हूँ वो कैसे करना है, मैं सिंपल अभी बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा इसको हेडेक मत लेना, वरना चीज़ें ऊपर से जाने लगेगी। हाँ, तो हमें इस एट्रीब्यूट स्टेप का यूज कब करना है, जब हम इस आईडी को चेंज कर रहे होंगे। इस आईडी का यूज अभी मैं बैकएंड में दिखाऊंगा, बस इतना समझ लो आईडी है इसका, कि इसको हम किस नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग। ठीक है, सिंपल हेडिंग दे दिया, मैं एंटर करके रीफैक्टर कर दूंगा। जहां भी मैंने इसकी, जहां जहां मैंने इसका यूज कर रखा है, सब जगह चेंज हो जाएगा। बेसिकली अभी हमने इसका कहीं पे यूज नहीं किया है, तो पर स्टिल ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है आईडी चेंज करने का। अब मैं क्या करूंगा, इस एट्रीब्यूट टैब को हटा दूंगा। अब इसका कॉन्स्टेंट, ये जो कॉन्स्टेंट है, मैं स्प्लिट टैब को हटा देता हूँ, 1 मिनट। ये जो कॉन्स्टेंट है, ये मैं लगा लूंगा एक ऊपर, एक लेफ्ट और एक साइड। और इसका मार्जिन तुम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी दे सकते हो। तुम्हें अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करके देना है, तुम वैसे भी दे सकते हो। ठीक है, वरना तुम यहाँ पे भी दे सकते हो कि तुम्हें कितना मार्जिन देना है। जैसे मैं ऊपर से 16 है, 32 है, अगर मैं चाहता हूँ 500 मार्जिन है, तो मैं वो भी दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 500 डाला तो देखो ये कहाँ नीचे आ गया पूरा, इतनी मार्जिन की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, 256 दे देता हूँ, ये बीच में आ गई है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, आई थिंक इतना हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो गया। हमने बस अभी एक टेक्स्ट व्यू लिया है, हम अभी उस पर काम करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम चले जाते हैं स्प्लिट विंडो में। स्प्लिट विंडो में हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, जो लेआउट विड्थ है, जो ये लेआउट का विड्थ है वो कितना है। यहाँ पे लिखा गया रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से इस अपनी खुद के साइज को मतलब बड़ा या छोटा कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज को बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो कर देता हूँ 100 SP, देखो इसका जो ऑटोमेटिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका साइज हमने रैप कंटेंट रख रखा है, मैक्सिमम टाइम हम लोग रैप कंटेंट ही रखते हैं। कंटेंट के हिसाब से इसका साइज ऑटोमेटिक स्विच होते रहता है। तो मैं इतना साइज नहीं लूंगा, मैं सिंपली इसका ले लेता हूँ 50, इतना काफ़ी होगा। ठीक है, मैंने साइज ले रखा है 50। यहाँ देखोगे मैंने लिखा है टेक्स्ट साइज। आई थिंक ये चीज़ें सबको एक्सप्लेन हो रही होगी, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। वापस बताना रन कैसे करूँ। अच्छा 1 मिनट, रन करने के लिए सिंपल, अभी देखो मेरा ये एंड्रॉयड डिवाइस चल रहा था, मैं सिंपली इसको क्लोज करता हूँ। लेकिन इसको क्लोज करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर देखो 2-3 और नया आइकन आ गया है। अगर मुझे इसे फिर से बिल्ड करना है, तो ये जो थोड़ा ब्लूइश कलर का है,
एरो, मैं उस पे क्लिक कर दूँगा। सिंपली मुझे सिर्फ़ इसके कोड को चेंज करना है, मतलब जो भी कोड वगैरह मैंने चेंज करा है, जो भी एक्टिविटी वगैरह मैंने चेंज करा है, पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं करना है, सिंपल कोड वगैरह को बिल्ड करके एप्लीकेशन में डाल दो, तो हम सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। बट हमें मैक्सिमम टाइम इसका यूज़ करते हैं रन ऐप का, ठीक है? इसका बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये ओपन होने के बाद ऐसा आएगा, ठीक है? अब मैं इसको सिंपली क्लोज़ कर देता हूँ। 1 मिनट बस, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया, यहाँ पे एक पॉज़ जैसा आइकन आ गया है। तुम जैसे म्यूज़िक प्लेयर में देखते होगे प्ले पॉज़ का आइकन होता है, उस टाइप का आइकन आ गया है। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे उस पे क्लिक करोगे तुम्हारा आइकन भी चेंज हो जाएगा और ये कुछ ग्रेडर फाइल्स बिल्ड होती है। फिर यहाँ पे लॉन्चिंग एप्लीकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रेडर फाइल बिल्ड होती है, वो बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पीसी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से ये बिल्ड करेगा, ठीक है? मेरा थोड़ा फास्ट है तो जल्दी हो जा रहा है, अगर तुम्हारा थोड़ा लो एंड पीसी है तो तुम्हारा थोड़ा स्लो होगा। घबराना मत कि भाई अटक गया, ये हो गया, ठीक है? तो सिंपली फिर से रन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रन करने के लिए सिंपली उस बटन पे क्लिक करना और ये हमारा ऑटोमेटिक खुल गया है। अगर तुम अपना फ़ोन कनेक्ट करके रखोगे ना, तुम्हारे फ़ोन पे ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। रन करने का बस इतना ही था। आई थिंक अब ये चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा कि रन कैसे करना है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी मैं बहुत ही बेसिक सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें बोरिंग लगे, क्योंकि अगर ये बेसिक तुम नहीं सीखोगे ना, तो तुम अपनी एप्लीकेशन बना ही नहीं पाओगे। तुम जैसे बनाने बैठोगे बोलोगे यार ये एरर आ रहा है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं पहले बेसिक्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि तुम अगर इस वर्कशॉप के बाद जाओ तो तुम खुद की एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपल एप्लीकेशन बना लेते हैं। अब आई थिंक रन कैसे करना है वो चीज़ें सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब एक सिंपल सा एप्लीकेशन आते हैं, तो मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि जब तुम इस वर्कशॉप के बाद जाओगे तुम खुद का भी एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अभी टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, AKING। मैंने इसका नाम दे दिया टेकिंग इनपुट, ठीक है? ये सिंपली लेबल का काम कर रहा है, ठीक है? अब मुझे इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज करना है, कलर भी चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? तुम इसका स्टाइल कैसे रखना चाहते हो। अगर तुम्हारा ये XML फाइल समझ में नहीं आ रहा है, भाई मैं इसमें कैसे टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करूँ, यार कैसे मैं इसका कलर चेंज करूँ, देखो सिंपली जैसे तुम अपना अदर प्रोग्राम का कोड लिखते हो, इसमें आ जाना है। मुझे क्या करना है, कलर को चेंज करना है, तो मैं सीधा कलर लिखूंगा। यहाँ देखो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन आ गई है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर दूंगा, या तो तुम माउस के हेल्प से क्लिक करो या तुम सिंपली एंटर दबा दो, ठीक है? दोनों ही वैलिड है। मैं सीधा एंटर दबा दूंगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ गया है। अब इस जगह जो भी हम टेक्स्ट कलर यूज कर रहे होंगे वो हमारे हेक्स कोड में होंगे, यानी कि #FF जो भी तुम्हारा होता है, जो भी तुम HTML में यूज करते आ रहे हो, तुमने सुना होगा वैसा ही होता है, ठीक है? या फिर मैंने एक कलर यहाँ पे बताया था, जो भी हमारा रेस फोल्डर था, जो हमारा वैल्यूज के अंदर कलर था, यहाँ पे हम प्री डिफाइंड कलर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा व्हाइट है, ये ब्लैक है, ठीक है? हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे। हम खुद का ही अपना कलर बनाएंगे, वो भी इसके अंदर अभी बनाएंगे, ठीक है? अब इसका कलर कैसे देना है, मैं #12345 मैंने क्या किया, हैशटैग लिया और यहाँ पे 5F दे दिया। 1 मिनट, यहाँ पे कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, 1 सेकेंड। ये जो भी हैश कोड होता है, ये हैश, इस हैश के अंदर ये तुम्हारा कलर का कोड होता है, ठीक है? वो तुम गूगल से भी उठा सकते हो, कलर कोड जहाँ से भी तुम्हारा मर्जी हो तुम वहाँ से उठा सकते हो। अगर तुम्हें हैश कोड पता है, कलर का तुम डायरेक्ट यहाँ पे हैश कोड डाल दो,
ठीक है, तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी कलर का हेक्स कोड नहीं पता है तो सिंपली तुम यहाँ से चेंज मत करो फिर कलर को, तुम सिंपली चले जाओ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वाले टैब में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगर तुम्हें यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन नहीं मिले कहीं भी, ठीक है, जैसे मुझे भी नहीं मिल रही है तो मैं इतना सर्च नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली आ जाऊंगा यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा कलर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें टेक्स्ट कलर नाम का यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से तुम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी तुम अपने एप्लीकेशन का रखना चाहते हो, ठीक है। अब अगर तुम XML में जरा गौर करोगे, यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट कलर ले रखा है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ गया है, हेक्स कोड के साथ आ गया है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान देना XML में, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, देखो वहाँ पे हेक्स कोड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। हम कोड जो भी देंगे वो हमारी हेक्स कोड में होगी। हम यहाँ पे रेड रख रहे हैं कलर, ठीक है। अब सिंपली इसको क्लोज कर देना है, हमारा कलर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इसका स्टाइल भी थोड़ा चेंज करना है, अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल सर्च करूँगा। अब देखो यहाँ पे स्टाइल दो ऑप्शन आ रहा है, एक स्टाइल है, एक एंड्रॉयड H2 टेक्स्ट स्टाइल है। हमें ये एंड्रॉयड टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गई है, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। मैं बोल्ड कर दूंगा। अब तुम ध्यान दोगे तो टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अब यही सेम चीज तुम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वाले टैब में भी चेंज कर सकते हो। बस तुम्हें स्टाइल सर्च कर लेना है, मैं कलर को पहले हटा दूं, यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन मिल जाएगी, ये 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें टेक्स्ट स्टाइल मिल गया है, यहाँ पे क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल करोगे नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे इटैलिक पे करोगे इटैलिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा झुक गया है टेक्स्ट, ये इटैलिक हो गया है। मैं इटैलिक को हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे बोल्ड रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ से भी तुम चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो स्टाइल में, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट का था। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग एडिट टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट लेने के लिए मैं फिर से डिजाइन टैब में आता हूँ, तो यहाँ से तुम्हें समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स नहीं दिख रहा है, सिंपली हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा प्लेन टेक्स्ट। इस प्लेन टेक्स्ट को उठा के हम यहाँ लेआउट में रख लेंगे अपने, ये हमें मिल गया। और हम इसका ये भी कॉन्स्टेंट भी लगा देंगे, साइड से भी लगा देंगे ताकि यहाँ अच्छे से लग जाए, ठीक है। और ऊपर से इसको मार्जिन दे देंगे, तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, तुम्हें जितनी मार्जिन देनी है। मैं यहाँ पे 44 का दे रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से तुम अपने डिजाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमने ये एडिट टेक्स्ट लिया है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं चला जाऊंगा स्प्लिट वाले ऑप्शन में। स्प्लिट वाले ऑप्शन में मैं जैसे ही आऊंगा, तुम यहाँ ध्यान दोगे तो मेरा जो ये एडिट टेक्स्ट था, इसका कोड यहाँ पे बन गया है ऑटोमेटिक। मुझे ये कोड पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोड ऑटोमेटिक बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था आईडी। अब इसका आईडी क्या दें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, जो भी तुम्हारा टेक्स्ट है इसका आईडी। इसका आईडी चाहे तो मैं सेम रख दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आईडी चेंज करके इनपुट बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। इनपुट बॉक्स रखने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा और रिफैक्टर कर दूंगा। अब ये आईडी का यूज कहाँ करेंगे हम अभी बैकएंड में जाके देखेंगे। मैं को जो सिंपल चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ इस इनपुट बॉक्स से रिलेटेड, ताकि तुम अभी जाके एप्लीकेशन बनाओगे ये चीजें तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हटा देना है। यहाँ पे नेम लिखा आ रहा है ना, इस टेक्स्ट को सिंपली हटा देना है। तुम जितनी बार एंटर करोगे ना, इस टेक्स्ट को हटा देना। अब यहाँ पे हम एक हिंट लिखेंगे। हम क्या चाहते हैं, यूजर को हिंट देंगे। इस हिंट का काम क्या है वो तुम्हें बाद में दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे हिंट डाला है एंटर योर नेम, ये याद रखना। मैं जब एप्लीकेशन रन करूंगा तुम्हें चीजें दिख जाएगी, ठीक है। और हमारा सेकंड आता है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप डिपेंड करता है तुम किस तरह का इनपुट ले रहे हो। टेक्स्ट में इनपुट ले रहे हो, पासवर्ड में ले रहे हो, नंबर में ले रहे हो, वो तुम यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। अगर मैं यहाँ नंबर देता हूँ तो मैं सिर्फ नंबर में इनपुट ले पाऊंगा। नीचे देखो ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए ये नंबर से रिलेटेड, लेकिन मुझे टेक्स्ट में लेना है तो मैं सीधा टेक्स्ट लिखूंगा, एंटर कर दूंगा, ये अब टेक्स्ट इनपुट लेगा, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे बटन भी क्लिक करूंगा, बटन भी डालूंगा। मैं एक बटन डाल देता हूँ यहाँ पे, ये क्यों डाला है वो भी मैं दिखा दूंगा अभी आगे। बस एक बार इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर दें। ओके, स्प्लिट टैब डिजाइन में आते हैं, इसके यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं और ऊपर से थोड़ा मार्जिन देके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हो गया बटन। बटन का भी नाम चेंज कर देता हूँ मैं, BTN, मैंने BTN रख दिया है। इसको माई बटन कर देता हूँ।
आईडी को माई BTN, ठीक है। बटन का भी आईडी मैंने रख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू का क्या काम है मैं वो आगे दिखाऊंगा। इसको भी मैं कर लेता हूँ ओके। अब इस टेक्स्ट व्यू को एट्रीब्यूट को चेंज कर देते हैं। मैंने कुछ कुछ यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम टेक्स्ट को कर लेते हैं ग्रीटिंग। अब मैंने ग्रीटिंग डाल दिया है, इसके साइज को चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये डिजाइन हमारा फर्स्ट में, हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका डिजाइन हमने सिंपल रख दिया है। अब हम सिंपली चलते हैं अपने मेन कोड में। हमें कोड क्या लिखना है, ठीक है। मैं इसका आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बस आईडी का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा डिजाइन बन गया है, ओके। अब हम चलते हैं सिंपली अपना जो बैकएंड में हम कोड लिखेंगे उसमें, ठीक है। हमें कोड लिखने सिंपली अपना मेन एक्टिविटी और जावा में आ जाना, ये हमारा क्लास है, ठीक है। जो भी कोड लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे। अब देखो, हम जो भी व्यूज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी व्यूज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक करके हम उसका नाम देख लेंगे। मैं इस पैलेट को इसको हटा देता हूँ। हमने पहले क्या ले रखा है, टेक्स्ट व्यू। हम सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, एक मिनट। हम टेक्स्ट व्यू लेंगे और इस टेक्स्ट व्यू टाइप से हम एक बनाएंगे। जैसे हमारा इसका आईडी था हेडिंग, इसका हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। मैं चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख रखा है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझोगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। टेक्स्ट व्यू हेडिंग फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.heading। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हेडिंग वेरिएबल हमने बना रखा है टेक्स्ट व्यू टाइप का, ये एक डाटा टाइप है एंड टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसके नाम से जो भी हमने हेडिंग बना रखी है उसमें क्या आएगा, जो ये टेक्स्ट व्यू है हमारा, इस टेक्स्ट व्यू को वो फाइंड करेगा और इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और सिंपली हमें जितने भी यहाँ पे लिए हुए हैं व्यूज उन सबका एक एक करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा एक एडिट टेक्स्ट था, हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट नाम से भी बना लेंगे। और इस वेरिएबल का नाम क्या रखें, नाम हम वही रखेंगे जो हमने यहाँ पे आईडी में ले रखा है, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू का नाम हम वही रखेंगे जो हमने आईडी में ले रखा है, ताकि हमें चीजें समझने में आसान हो थोड़ी। सिंपली यहाँ पे FIND फाइंड व्यू बाय आईडी। जैसे तुम r.id लिखोगे, यहाँ पे जो भी तुमने आईडी बना रखी है वो सारी चीजें आ जाएंगी। हमने इनपुट बॉक्स का ले रखा है, तो हम सिंपली यहाँ पे इनपुट बॉक्स पे लाके क्लिक कर देंगे, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट क्लास करनी। जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे कर्सर को रखोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आएगा, सिंपली इंपोर्ट क्लास कर लेंगे, ये एरर हट जाएगा। और यहाँ पे देखो ये भी ये एरर पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो रेड बॉक्स आ रहा है, ये एरर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। मुझे बाद में पता चला था इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपली तुम्हें बिल्ड पे जाना है, बिल्ड पे जाने के बाद क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे तुम क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ये एरर भी तुम्हारा हट जाएगा, एरर भी हट गया। और फिर हमारा नेक्स्ट व्यू क्या है, हमारा बटन है। बटन के नाम से भी एक वेरिएबल बना लेंगे। एक मिनट, जैसे तुम लिखोगे ना ये फाइंड व्यू बाय आईडी, जैसे तुम फाइंड लिखोगे तुम्हें पहला ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड BD। सिंपली तुम्हें एंटर कर देना, r.id डॉट जो भी हमारा बटन का आईडी है उसको जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा लास्ट कौन सा था, ये ग्रीटिंग वाला व्यू नेम था ये हमारा। हम इसका भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी कंपोनेंट्स हमने यूज कर रखे हैं उसके नाम से हमने एक एक वेरिएबल बना रखा है। हम इसी के साथ जो भी चेंजेस करेंगे हम इसी के साथ करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा। अब हमारा एप्लीकेशन का क्या काम होगा, यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा और उसका नाम इसके साथ ग्रीटिंग्स के साथ दिखाएगा, यानी जो भी यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेट कर रखा है इसके साथ उसका नाम दिखाएगा, ठीक है। कितने 11 o'clock,
थोड़ी देर क्लास और चलेगी, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। बस ये एप्लीकेशन बनाना सिखा दूँ ताकि तुम इसके बाद जैसे ही जाओगे वेब वर्कशॉप के बाद तुम अपनी पहली एप्लीकेशन बना पाओगे। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी थी थोड़ी, क्योंकि अगर तुम ये चीज़ें नहीं सीखते हो तो बाद में दिक्कत होगी, तुम बना नहीं पाओगे। हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं यूजर यहाँ पे अपना नाम इनपुट करे और जैसे इस बटन पे क्लिक करे उस यूजर का नाम यहाँ पे दिखे ग्रीटिंग्स के साथ, उस यूजर का यहाँ पे नाम हमें दिखे। बटन पे क्लिक करने के बाद क्लिक एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए हम लोग जिस भी मेथड का यूज करते हैं वो होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये ध्यान देना, सेट ऑन क्लिक लिसनर का हम लोग यूज करते हैं किसी भी क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए। और वो क्लिक किस पे हो रहा है, हमारे बटन पे हो रहा है। हम क्या करेंगे, बटन लिखेंगे माई बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे मैंने डॉट सेट लिखा, यहाँ देखो ऑप्शन में आ गया है सेट ऑन क्लिक लिसनर। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, हम न्यू डालेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमने उस पर एंटर किया, ये चीज़ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, माई बटन जो भी हमने वेरिएबल यहाँ बना रखा था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे उस पर क्लिक हो क्या करना है, ठीक है, वो जैसे हम सेट लिखेंगे हमारा पहला ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंटर कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे न्यू बनाएंगे। न्यू क्या बनाएंगे, व्यू ऑन क्लिक लिसनर। जैसे मैंने न्यू लिखा, यहाँ देखो ऑप्शन में हमारा आ गया व्यू ऑन क्लिक लिसनर। सिंपली तुम्हें यहाँ पे न्यू लिखने के बाद जैसे स्पेस दोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपली तुम्हें एंटर कर देना है। जैसे ही तुम एंटर करोगे ये हमारा सिंपल सा एक मेथड बन जाएगा। ठीक है, क्लिक लिसनर्स को हैंडल करने के लिए बस एक ही मेथड हमारा काफ़ी होता है। ठीक है, हमें इसी मेथड के अंदर काम करना है। ठीक है, हमें क्या काम करना है, जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा पहले उसको लेना है, उसको लेके किसी एक वेरिएबल में सेव करना है। उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप ले लेंगे, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमारा जो भी ये इनपुट बॉक्स है, जो भी हमारा ये इनपुट बॉक्स है, सॉरी, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है उसमें जो भी हमारा टेक्स्ट इनपुट किया जा रहा है, जो भी हमारा टेक्स्ट इनपुट किया जा रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे इस नेम में रख देना है। ठीक है, हमारा जो इनपुट बॉक्स है, इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है उसके टेक्स्ट को उठाना है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे नेम में रख देना है। अब इस नेम को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये ग्रीटिंग है, जो भी ये टेक्स्ट है, इसमें वो हमारा नेम ऐड हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये व्यू, इसका आईडी क्या था, इस ग्रीटिंग का आईडी क्या था, व्यू नेम था। ठीक है, व्यू नेम से ही हमने इसका वेरिएबल भी बना रखा है, उसी नेम से आईडी है। ये चीज़ें आसान हो जाती है जब तुम आईडी के ही नेम से वेरिएबल बनाते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, आईडी ध्यान से सिलेक्ट करना और नेम भी ध्यान से सिलेक्ट करना। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस बटन पे क्लिक हो, इनपुट बॉक्स में जो भी इनपुट दिया गया है उसको नेम में स्टोर कर दो। और फिर क्या करो, जो हमारा ये व्यू नेम है, एक सेकेंड गाइस, जो भी हमारा ये व्यू नेम है उसका टेक्स्ट में ये नेम सेट कर दो। सिंपल, क्या करा हमने, जो भी हमारा ये व्यू नेम था, ठीक है, जो हमारा ये व्यू नेम था उसमें हमने सिंपली अपने टेक्स्ट को सेट कर दिया। यहाँ पे एक एरर है, वो मैं अभी एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या एरर है। ठीक है, फिर उसको हम ठीक करेंगे। हमने क्या किया, जैसे हमारे बटन पे क्लिक हो, जो भी इनपुट बॉक्स में एंट्री दे रखी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नेम में रख दो। ठीक है, नेम में रखने के बाद जो भी व्यू नेम का टेक्स्ट है उसको नेम में चेंज कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक एरर है, मैं एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ में आएंगे कि क्या एरर है। ठीक है, ये कोड समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लिक लिसनर के साथ खेल रहे हैं सिंपली। ठीक है, इसको रन होने देते हैं, अभी वेट करते हैं मेरा एप्लीकेशन, वेट अ मिनट। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन खुल गया, आई थिंक सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा डिज़ाइन विंडो से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो भी हमारा ये था इनपुट वाला था, यहाँ पे मैंने हिंट डाला था। हिंट में क्या डाला था, एंटर योर टेक्स्ट हेयर।
वो हिंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, एंटर योर नेम। यहाँ पे हमने हिंट डाला था एंटर योर नेम, यहाँ पे हमें एंटर योर नेम एज अ हिंट दिख रहा है। इस हिंट का बस इतना काम था, ठीक है। अब हम अपने मेन कोड में आ जाते हैं। हमारा मेन कोड है और ये हमारा इनपुट बॉक्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट डालना। मैं अपना नेम डालता हूँ, मैंने अपना नेम डाला। अब मैं क्या करूँगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे देखना ग्रीटिंग है, उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब उसका ग्रीटिंग की जगह आ गया है अनिमेश। मैंने क्या बोला था, ग्रीटिंग के साथ साथ नेम दिखाना है, बट यहाँ तो सिर्फ मेरा नेम आ रहा है, हमें ग्रीटिंग्स भी दिखानी है। अब वो हम कैसे दिखाएं, सिंपल है, हम अपने कोड में फिर से आएंगे, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तुमने इसको तो समझ लिया ना। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, एक मिनट जरा मैं इसको हटा दूं, और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सिंपल नेम नहीं आए, ग्रीटिंग्स भी आए। तो मैं क्या करूँगा, इस नेम से पहले मैं थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दूंगा। ये लगाने के बाद अब देखो, C++ और बाकी लैंग्वेजेस तुमने जो कर रखी होगी उसमें क्या होता है कि जब भी हम जैसे प्रिंट एफ करते, प्रिंट कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह से सिंपली प्रिंट करते हैं, या तो यहाँ पे ये देखे प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जावा में क्या होता है, हमें यहाँ पे प्लस डालना होता है, ठीक है। यहाँ मैंने ग्रीटिंग्स लिखा, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। अब क्या होगा, ग्रीटिंग्स भी लिखा आएगा, और ये जो नेम वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो भी लिखा आएगा। अब मैं इस सिंपल एप्लीकेशन को एक बार रन करके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा है। एक्चुअली इस वर्कशॉप में शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई थिंक चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ी टाइम लग गई है, क्योंकि बेसिक्स थे, अगर मैं बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं करता तो तुम्हें चीज़ें समझ में आती ही नहीं बाद में। यहाँ सिंपली मैंने अपना अनिमेश नाम लिखा। अब मैं क्या करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा। अगर तुमने कोड में यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ कोड है हमारा, बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो ग्रीटिंग अनिमेश, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली कोड भी आया, और जो भी इसमें टेक्स्ट था वो भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे और भी कोई एप्लीकेशन लेता हूँ, जैसे मैंने राज लिया नाम में, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो राज भी आ गया है, ठीक है। कुछ और डालता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, इसका बार बार कीबोर्ड खुल जा रहा है, जो फोन का कीबोर्ड है, बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जा रहा है, राज भी है, ठीक है। लिस्नर के साथ कैसे खेलना समझ में आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम इस वेब वर्कशॉप के बाद जाओगे, चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करना, चीज़ों के साथ खेलना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी डालने पे क्या हो रहा है, एरर्स आ रहा है, गूगल पे चले जाना, उस प्रॉपर्टी के बारे में सीखना, तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक, क्योंकि बेसिक्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर शॉर्टकट में निकाल देता ना, तो तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, भाई तू कर क्या रहा है। इसलिए मैंने चीज़ों को शॉर्टकट में नहीं रखा, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन मेरे से हो सकता था मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में, अब ये टाइम वर्थ इट है। यहाँ पे वर्कशॉप में मेरा एक और एप्लीकेशन दिखाने का था, वो एक म्यूजिक प्लेयर होता, बट आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे लीव कर रहे हैं, तो शायद वो किसी और वर्कशॉप के लिए रखते हैं। तो रैप अप करें क्या वर्कशॉप को, अगर किसी को चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है तो फिर पूछ लो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो पूछ लो। एक मिनट, इसको एंड करने से पहले मैं कुछ मतलब बताना चाहूँगा, उसके बाद ही एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लो उसके बाद जाना, वरना शायद तुमसे मिस हो जाए चीज़ें। तो इतना काफ़ी था आज के लिए। अगर तुम अभी इस वर्कशॉप के बाद जाते हो ना, तो एंड्रॉइड स्टूडियो एक बार ओपन करना, जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, चीज़ों को रिकॉल करना कि मैंने क्या क्या बता रखा है, ठीक है। ये जो मैंने एप्लीकेशन बनाया है इसका कोड भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, जो कोड हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये कोड भी मिल जाएगा। और मैं जो जो चीज़ें अगर तुम्हें फर्दर वर्कशॉप चाहिए, ये बेसिक्स था, बेसिक्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यही चीज़ अगर मैं फास्ट ले जाता तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। अब जो मैं अगर वर्कशॉप करता हूँ, अगर तुम्हें वर्कशॉप करना हो तुम बता देना, ठीक है। अब मैं अगर वो वाला वर्कशॉप करूंगा तो मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, मैं चीज़ों को थोड़ा फास्ट ले जाऊंगा। हो सकता है 1 घंटे में मैं 2 ऐप बना के तुम्हें दिखा दूँ और तुम्हें समझ भी आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अगर मैं यही चीज़ नहीं करता और अगर तुम कोई और वर्कशॉप में ज्वाइन करते तो मुझे लगता है यार ये क्या पढ़ा रहा है, चीज़ें तो समझ में ही नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा बेसिक से पकड़ा है।
ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे कुछ चेंज, किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी हमने अभी सीखा? हाँ, तो एक काम करो, सर्टिफिकेट के लिए सब अपना अपना ईमेल आईडी दे दो यहाँ पे। इस मैसेज में सब अपना अपना ईमेल आईडी दे दो, जो जो प्रेजेंट है उन सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस वर्कशॉप का, ठीक है? इसलिए मैंने बोला था लास्ट तक रुकना। सब अपना अपना ईमेल आईडी दे दो, ठीक है? और एक काम करो, ईमेल आईडी के साथ ना अपना नेम भी लिख दो, जो तुम्हारा पूरा नेम है ना, कंप्लीट नेम, सरनेम के साथ वो लिख दो, जो भी सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आना चाहिए। अपना ईमेल आईडी और अपना नेम दोनों लिख दो। जितने भी प्रेजेंट है सुन रहे हैं सभी अपना ईमेल आईडी और नेम, पूरा नेम लिखना, वो दोनों चीजें दे दो। और जिसके भी सर्टिफिकेट है ना जितने, वो सारी सबको इस मेल पे मिल जाएगी। तो मेल को थोड़ा एक्टिव रखना। तो ये क्लास में चीज़ें समझ में आ गई ना, जितने भी मैंने बेसिक समझाए हैं। जावा को मैंने बहुत फास्ट समझाया, क्योंकि वहाँ पे बैठता तो फिर एंड्रॉइड स्टूडियो का कंपोनेंट समझाने में घंटों निकल जाते। अगर फर्दर क्लासेस करनी है ना तो बता देना, अगर कोई और वर्कशॉप रखना है तो मैं, कोई बात नहीं, मैं रख लूँगा। और वहाँ पे मैं चीज़ें ना थोड़ी फास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स मैंने सबको समझा दिया है। घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। फिर मैं वहाँ पे बेसिक चीज़ों को नहीं समझा रहा हूँ, वहाँ पे मैं चीज़ों को फास्ट में समझाऊंगा। हो सकता है 1 घंटे के अंदर मैं 2-3 एप्लीकेशन बना के दिखा दूँ और तुम्हें समझ में भी आ जाएगी, अगर तुम जाके अपना प्रैक्टिस करते हो तो। तो सब अपना नेम और ईमेल आईडी दे दो एक बार, जितने भी अभी प्रेजेंट हैं इस पे। कुछ ही लोगों ने दिया है, सभी ने तो दिया नहीं अभी तक। ओके, आई थिंक 1 मिनट बस। इसमें 2-3 टर्म और था जो मुझे एक्सप्लेन करना था, बट आई थिंक अभी कर नहीं सकते। वो नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए रखते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वर्कशॉप में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो सब अपना अपना ईमेल आईडी दे दो। कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है? वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ एक बार तुम्हें, शायद तुम यहाँ से जाओ ना तो तुम उन चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर करना। क्लिक लिसनर तो मैंने बता दिया। दूसरा है ये टोस्ट। टोस्ट क्या करता है? सिंपल नोटिफिकेशन दिखाने का काम करता है, तुम इसको एक्सप्लोर करना घर जाके। और दूसरा ये अडेप्टर। अडेप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वर्कशॉप में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। इन दोनों को एक बार ना एक्सप्लोर करना। पहला है टोस्ट, दूसरा है ये अडेप्टर, ठीक है? और अगर तुम्हें फर्दर कोई भी अगर नेक्स्ट वेबिनार करना हो तो बता देना, नेक्स्ट वर्कशॉप भी रख लेंगे। मैं वेबिनार वेबिनार बोले जा रहा हूँ बार बार। अन्ना बजाज, आईडी अपना दे दो, ईमेल आईडी देना मत भूलना, वरना शायद वो जाएंगे नहीं फिर। जो भी नेम तुम्हें अपने सर्टिफिकेट पे दिखाना है वो नेम देना। अपना नेम और ईमेल आईडी दे दो सर्टिफिकेट के लिए। अब इतना काफ़ी था आई थिंक, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ओके, ये वाला हटाते हैं। ये दोनों को एक बार घर जाने के बाद ना एक्सप्लोर करना, मैंने बता दिया पहले, एक टोस्ट और दूसरा अडेप्टर, इन दोनों को एक बार स्टोर करना है, मतलब एक्सप्लोर करना, ठीक है? ओके, मीटिंग एंड कर देता हूँ। आई थिंक ये पीपीटी सबको मिल जाएगा, ठीक है? ये पीपीटी जो तुम्हें दिख रही है ना, पीपीटी सबको मिल जाएगी। और जो भी नोट्स होंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएगी। और जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया था वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में उस एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकते हो। तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जो भी कम्युनिटी में तुमने ज्वाइन कर रखा होगा वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड होगी। और अगर तुम आगे भी वर्कशॉप रखवाते हो, तुम करते हो, ज्वाइन करते हो, तो तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो का, आज तो वर्कशॉप इंट्रोडक्शन वो वर्कशॉप था, इसलिए बस बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी और चीज़ें थोड़ा फास्ट में एक्सप्लेन करा, तभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। और 1 घंटे में हो सकता है 2-3 एप्लीकेशन बना के भी दिखा दूँ। बेसिक्स तुम्हारी क्लियर हो चुकी है, अब तुम्हें बार-बार मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? कुछ चीज़ें थी एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी अभी रह गई है।
तो उसके लिए वो नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए रखते हैं। तुम्हें जब भी नेक्स्ट वर्कशॉप करना हो तुम बता देना, वो रख लेंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो इसमें तो चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा, तो आई थिंक अब क्लोज करना चाहिए। तो फिर चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। ओके चलो, बाय बाय।